Hello all of you. Now let's see the applicability of GST. तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट दोनों भी रहने वाला है. इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक जो मेन वर्ड है जिसके ऊपर ये पूरा जीएसटी बेस्ड है वो वर्ड है सप्लाई. तो ये सप्लाई किसको कहते हैं और उसके क्या फंडामेंटल्स है वो हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. लेकिन उसमें जाने के पहले एक छोटा सा डेफिनेशन है इंडिया का, जो सालों से आपने पढ़ के रखा है वैसे तो, लेकिन हम फिर से उसको देख लेते हैं. तो वो अपन पहले देख लेते हैं. तो क्या कहता है, देखो, जीएसटी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी जीएसटी नहीं लगेगा, फिर बाद में अमेंडमेंट करके हम लगा सकते हैं, वो अलग बात है. लेकिन अभी फिलहाल इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर. अब देखो यहां इंडिया की डेफिनेशन क्या दी है, यहां हम उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, और बाद में वर्ड्स में भी अपन पढ़ेंगे उसको. अब ये क्या हो गया, लैंड मास ऑफ इंडिया. एज यू कैन सी ये अपना लैंड मास है, इंक्लूडिंग दी आइलैंड्स. लक्षद्वीप इधर में आता है, वो है दिखता नहीं है, बहुत बारीक है, और अंडमान निकोबार, उसको हम कहते हैं लैंड मास. अब ये लैंड मास में ये जो है जम्मू एंड कश्मीर, इसको अभी फिलहाल हमने एक्ट नहीं अप्लाई किया है, लेकिन बाकी सब जगह लगेगा, राइट? फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू गुजरात एंड ये क्या पंजाब आता है कश्मीर के नीचे से लेके कन्याकुमारी तक. देन टेरिटोरियल वाटर्स, जितना अपना वाटर्स है, तो टेरिटोरियल वाटर्स जो रहता है उसमें भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां भी डीलिंग्स तो हो सकते हैं ना, सप्लाई वहां पे भी हो सकता है, गुड्स का, सर्विस का, एज ए केस में भी, तो वहां पे भी लॉ एप्लीकेबल है. लेकिन सवाल यह है कितना, टू व्हाट एक्सटेंट. तो सबसे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट यहां यूज करते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स. टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. नॉटिकल माइल्स यानी माइल्स विच इज मेजर्ड ऑन वाटर इज कॉल्ड एज नॉटिकल माइल्स. तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी है, समंदर, उसमें जो भी सप्लाई होगा उसको अपन इंडिया के अंदर मानेंगे और उस पे जीएसटी लगाया जाएगा. सवाल यह है कि 12 के बाद में क्या है. तो 12 नॉटिकल माइल्स से आगे अप टू 200 नॉटिकल माइल्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड मैरीटाइम जोन्स के नाम से जाना जाता है. अब ये 200 माइल्स कहां से, 12 के बाद 200 या 12 को इंक्लूड करके 200? तो 12 को इंक्लूड करके ये जो अपना लैंडमास जहां पे एंड हो रहा है, यहीं से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स कहा जाता है, और यहीं से 200 नॉटिकल माइल्स यानी 12 के बाद अगर देखा जाए तो 188. So if this is 12, then this is plus 188. I think my maths is right. Good. खैर ये तो बच्चों का काम है. तो इसको क्या कहेंगे अपन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. अब ये सब में फंडामेंटल्स क्या है, कौन से सर्विस या कौन से गुड्स पे टैक्स लगेगा, ये मैं बाद में बताऊंगा. अभी सिर्फ हम इंडिया को डिफाइन करके रख देंगे. उसके बाद ये जो पानी है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी है, पानी के नीचे जमीन भी तो होंगी ना, उसको कहते हैं सी बेड एंड सब सॉइल. वो जो मिट्टी अंदर में, उसको सब सॉइल. अंडरलाइंग टेरिटोरियल वाटर्स, यानी कि सिर्फ 12 माइल तक. इसलिए देखो ये जमीन हमने जो ली है 12 माइल्स तक ही ली है, उसके बाद की नहीं. अब आप कहेंगे सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना. अरे बहुत सिंपल है. ये पानी है, पानी तो वहां भी है, पानी यहां भी है, पानी वहां भी है. वाटर बेस्ड कोई भी एक्टिविटी अगर रही, जैसे कोई सर्विस हमने पानी के ऊपर दी है, लाइक शिपिंग, पानी के ऊपर है, तो वो 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाएगा. समझ आ रहा है? तो पानी 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है,
लेकिन उसके नीचे की जो जमीन है, सीबेड एंड सबसॉइल, वो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो है उसको हम इंडिया मानेंगे। तो उसमें लाइक सर्विस लाइक ड्रेजिंग, मिट्टी निकालने का सर्विस है, सर्विस विच इज गिवन ऑन द सी बेड, नॉट ऑन द वाटर्स बट इन द सी बेड, हो सकती है, बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं। तो अगर सी बेड के ऊपर कोई सर्विस है तो उसको अपन इंडिया में दिया, ये कब मानेंगे? इफ इट इज गिवन विद इन 12 नॉटिकल माइल्स। अगर वो 12 नॉटिकल माइल के बाहर दी गई है तो वो आउट ऑफ इंडिया कहा जाएगा, राइट? तो क्या क्या हो गया? लैंड मास जो अपन रहते हैं, फिर पानी हो गया, पानी के नीचे की जमीन हो गई, अब बचा हवा। हवा में उड़ता जाए, खैर गाने तो जाने दो। तो हवा जो है उसमें भी तो सप्लाई हो सकता है ना, गुड्स का तो नहीं हो सकता, कोई हवा में फेंक के बेचेगा नहीं, लेकिन सर्विस हो सकती ना, एयरलाइंस, एंड दे कैन बी मेनी अदर सर्विसेज, एयरवेव्स, तो वो भी एक सर्विस है। तो सवाल यह है कि एयर स्पेस जो है वो कितना हम इंडिया मानेंगे। तो वहां पे डेफिनेशन में दिया है एयर स्पेस अबव द टेरिटरी, यानी लैंड मास के ऊपर का एयर स्पेस, एंड टेरिटोरियल वाटर्स, यानी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ये जो हवा है ये अपनी हवा है, इसको इंडिया मानेंगे। अब आप कहेंगे सर समझ में कैसे आएगा, प्लेन तो उड़ रहा है हवा में, क्या समझेगा? अरे समझ में आता, जैसे ही वो वहां से बाहर से प्लेन आ रहा है, जैसे फॉरेन में कई बार गया हूं तो वहां से आते हुए हमको समझ में आ जाता है कि हम इंडिया में एंटर हो गए। तो जैसे ही वो प्लेन आते आते ये 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस जब करता है ना तो हिलने लगता है। अरे अपने रोड पे गड्ढे तो हवा में भी रहते हैं ना, तो समझ में आ जाता है। अरे पागल लोग, ऐसा नहीं, ये रडार सिस्टम होता है, हवा में ढक के लगते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो रडार सिस्टम है, उससे समझ में आ जाता है कि प्लेन कब इंडियन एयर स्पेस में आ गया है। बैड जोक, लेट्स स्टार्ट अगेन। नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये पिछले लेक्चर में भी मैं आपको समझा चुका हूं कि हर इनडायरेक्ट टैक्स एक इवेंट के ऊपर होता है, तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इवेंट। तो लेट्स सी, ओल्ड को न्यू से कंपेयर करते हैं कि पुराने जो लॉस थे, खास करके 3, एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड वैट, और अब ये तीनों जीएसटी में सबस्यूम हो गए, इसके अलावा भी हो गए हैं लेकिन ये 3 मेन है। तो इनके इवेंट ऑफ टैक्सेशन में क्या फर्क पड़ा है और इससे क्या होने वाला है, ये सबसे मेजर है। जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड सप्लाई ये लोग लेके आए हैं, इससे बहुत कुछ चेंज होने वाला है और बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है। जीएसटी में सब भूल जाओ, अगर एक मास्टर स्ट्रोक है तो वो है वर्ड सप्लाई, मेरे हिसाब से। सिंस आई एम स्टूडेंट, मैं तो अपने आप को स्टूडेंट ही कहता हूं, लोग मुझे टीचर कहते हैं, बट आई एम स्टिल लर्निंग 20 साल से। तो सवाल यह है कि एक्साइज जो पुराना था उसके अंदर इवेंट ऑफ टैक्सेशन, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन भी था उसमें ऑफ गुड्स। अब आप लोग तो देखो, आप पढ़ के आए हो एक्साइज, है ना, मेजर पोर्शन तो आपका वही है, तो आपने पढ़ा ना, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, और वो भी इंडिया के अंदर। अभी मैन्युफैक्चरिंग में अपन ने कितने घंटे लगाए थे पढ़ने के लिए, और कितने पेजेस है नोट्स के, देखो आप खोल के, और कितने केस लॉज उसमें। जो अपन ने नोट्स में दिए वो तो कुछ है, माइलस्टोन जजमेंट्स, बाकी अगर एक्चुअल में देखोगे तो हजारों जजमेंट्स जस्ट ऑन द वर्ड मैन्युफैक्चर। न्यू आइडेंटिफाइबल कमोडिटी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, सब पढ़ा अपन ने। जीएसटी में गवर्नमेंट ने क्या बोला? हटाओ मैन्युफैक्चर को, सप्लाई, सप्लाई। सो सप्लाई इज द न्यू वर्ड, अ टैक्सेबल इवेंट। तो सप्लाई में क्या है कि भाई मेरे पास एक कोई चीज है, ये इधर से आई और इधर गई, मैं कहीं से लाया और किसी को दे दिया, तो ये सप्लाई है। अब वो जो मैं लाया और जो मैंने दिया उसमें नेचर चेंज हुआ कि नहीं, न्यू कमोडिटी एग्जिस्टेंस में आया कि नहीं, कोई देखने की जरूरत नहीं है। सो इवन इफ यू ब्रिंग
a cloth, cut it into pieces and give it to somebody else. खरीदेंगे, बेचेंगे, सप्लाई तो हो गया, you have to pay GST. अब पुराने जो सब डेफिनेशंस थे मैन्युफैक्चरिंग के, मूवेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी, भर भर के पढ़े थे अपन, सब वेस्ट, कोई काम के नहीं है. तो इसीलिए मैंने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था बीच में कि क्यों लोगों ने नए कोर्स में शिफ्ट होना चाहिए. खैर वो तो अलग है, जीएसटी तो खैर पुराने कोर्स में भी लग रहा है, नए कोर्स में भी लग रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे आप पुराने कोर्स में May 18 दे या नए कोर्स में May 18 का एग्जाम दे, आपको जीएसटी तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो जीएसटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है. और मैं तो कहता हूँ जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट May 18 में आने वाला है, उनको तो लॉटरी है कि उनको ये सब जो पुराने हजारों लाखों केस लॉस थे एक्साइज के और ये सब सर्विस टैक्स के, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दे विल सेव टाइम, लॉट ऑफ टाइम आई वुड से. और जो नया लॉ होता है, नए लॉ में केस लॉस आने में तो वक्त लगता है ना, आज से 10-15 साल लगेंगे, फिर केस लॉस जमा होते जाएंगे. तो आपको तो क्या है कि अभी बिल्कुल विदाउट केस लॉस चलना है और मस्त इस एग्जाम लिख के पास करना है. सो इट विल बी अ गोल्डन अटेम्प्ट. May 18 इज गोइंग टू बी गोल्डन अटेम्प्ट. अब आप लोग कहेंगे सर हम तो नवंबर वाले, हम क्या करें? तो कुछ नहीं कर सकते, ये सब किस्मत का खेल है. आपको नवंबर मिला है, आपको देना है, उसको भी पास करना है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. सो द पॉइंट इज के मैन्युफैक्चरिंग था पहले, बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन था और उसमें हजारों केस लॉस थे. अब कोई ज़रूरत नहीं, सप्लाई. तो आप नेचर चेंज करो या ना करो, न्यू आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट बनाओ या मत बनाओ, इधर से लाए उधर दिया, सप्लाई हुआ, जीएसटी भरो. नंबर 2, सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स किस पे लगता था? प्रोविजन ऑफ सर्विस. अब क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस. सप्लाई बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है. सर्विस में भी वैसे मैन्युफैक्चरिंग जितना ज्यादा लिटिगेशन तो नहीं था, लेकिन तो भी काफी था कि भाई सर्विस किसको कहेंगे, सर्विस किसको कहेंगे. अब डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं. जैसे मैंने आपको डीवीडी बेचा, तो क्या उसको सर्विस कहेंगे, क्या उसको गुड्स कहेंगे? बहुत बड़ा एक लिटिगेशन था. अब कोई जरूरत ही नहीं है, मैं दे रहा हूं ना, बस जीएसटी लगा दो. तो चाहे वो सर्विस हो या ना हो, सर्विस नहीं है तो गुड्स है, गुड्स नहीं है तो सर्विस है, कुछ तो है ही. सो आई विल हैव टू पे द जीएसटी. समझ रहे क्या हो रहा है? स्कोप ऑफ टैक्सेशन कितना वाइड हो रहा है. मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो, सप्लाई तो है. सर्विस हो या ना हो, सप्लाई तो है, टैक्स भरना पड़ेगा. और वैट स्टेट का जो है सेल्स टैक्स, इसका टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था सेल. सेल का भी लंबा डेफिनेशन था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. अब हो या ना हो, सप्लाई है ना, टैक्स भरो. तो ये तीनों जो टैक्सेबल इवेंट्स थे पुराने, वो सब खत्म हो गए हैं. एंड नाउ द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई. तो इसीलिए ये सप्लाई का जो डेफिनेशन है, ये बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपन अभी स्टडी करेंगे. तो सप्लाई किसका? तो गुड्स का या सर्विस का या दोनों का, कंबाइन भी रहता है कभी कभी. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ टुगेदर, तो वो भी अपन पढ़ेंगे. कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाईज, विल सी. और लिखा है कि जीएसटी विल बी लेवीड ऑन ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन. चेन यानी वही जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. Then the incidence of tax is the foundation stone of any taxation system. It determines the point at which tax would be levied. कभी अगर पूछ लिया what do you mean by the event of taxation, अगर definition पूछ लिया आपसे what do you mean by event of taxation, तो तुम लिखोगे इवेंट ये, इवेंट वो नहीं. ये तो इवेंट के एग्जांपल्स है. मैंने पूछा what is the event of taxation and why it is important, तो फिर ये लिखना पड़ेगा. देखो, तो इंसिडेंस यानी लेवी. लेवी ऑफ कोई भी ले लो, इनडायरेक्ट टैक्स, वो किसके ऊपर होता है? एक इवेंट के ऊपर होता है. इट इज ऑलवेज ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट. अगर ये इवेंट नहीं है तो लेवी नहीं है, और लेवी नहीं है तो फिर पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है. तो टैक्स का लेवी जो है वो इवेंट के ऊपर होता है. और अब जीएसटी का इवेंट क्या है? सप्लाई.
फिर आगे वही लिखा है, द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क of taxable event in various statutes is prone to different interpretations resulting in litigation since decades. चल रहा था prone to different interpretations, ये मैन्युफैक्चर है कि नहीं, वो मैन्युफैक्चर है कि नहीं, ये प्रोविजन ऑफ सर्विस है कि नहीं, ये सेल है कि नहीं, ये बहुत लिटिगेशंस थे जमाने से। तो अब उन्होंने क्या किया, टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी क्या बना दिया, सप्लाई। ऐसा नहीं है कि सप्लाई में लिटिगेशन नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सीमेंट की दीवार बनती है सालों से, हर कोई बनाता है। अब चोरों ने क्या है कि रिसर्च करके, चोरों का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी होता है, तो उन्होंने रिसर्च करके इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए हैं कि दीवार को कैसे कट करके अंदर घुसा जाए, चोरी करके निकल जाए। सो इफ समथिंग इज ओल्ड, तो उसमें लोग रिसर्च करके निकाल लेते हैं ना चोरी कैसे करना, फिर लिटिगेशन आता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सीमेंट की दीवार को हटा के स्टील की दीवार बना दी। अब चोरों को भी तो टाइम लगेगा ना इसको तोड़ने के लिए, तोड़ेंगे तो सही है ना, कौन है, लोग हैं, निकालेंगे रास्ते, फिर लिटिगेशन अराइज होंगे। फिर कुछ साल बाद जब लिटिगेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, फिर ये जीएसटी को स्क्रैप करके कोई नया तो भी लॉ लाएंगे, टीसीएस, गॉड नोज व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज, कुछ तो भी लाएंगे। तब तक मैं तो पढ़ाना बंद कर दूंगा, आप देखना फिर किससे तो भी पढ़ लेना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस लॉज एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये वही है, सिंपल है बहुत। पहला तो टैक्सेबल इवेंट जो मैं समझा चुका, पुराने उसमें सेल्स, मैन्युफैक्चर, प्रोविजन ऑफ सर्विस वगैरह थे, और नए उसमें क्या रहेगा, सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और बोथ। तो वो एक पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि बिफोर जीएसटी देयर वर मेनी कंट्रोवर्सीज रिलेटिंग टू इश्यूज लाइक वेदर पर्टिकुलर प्रोसेस अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर और नॉट, यानी वही, या सेल है कि नहीं। तो अब वो लिटिगेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई वर्ड जो है वो बहुत वाइड होता है, बहुत वाइड है। सप्लाई का मतलब है कुछ भी इधर से उधर करना, कुछ भी। नाउ आई मे ब्रिंग समथिंग एंड गिफ्ट इट टू यू, आई मे ब्रिंग समथिंग एंड सेल इट टू यू, आई मे ब्रिंग समथिंग एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट एंड देन गिव इट टू यू। तो आ रहा है और जा रहा है, ये सप्लाई में आ जाएगा। अब वो सेल है कि नहीं, कोई काम का नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, कोई काम का नहीं, आ रहा है और जा रहा है, ये नहीं सप्लाई है, यू आर लायबल टू पे जीएसटी। और सर्विस के अंदर भी अगर मैं कुछ एक्टिविटी आपको करके दे रहा हूं, इफ आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर यू, इट इज अ सप्लाई। सो एनी सप्लाई ऑफ एन एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज सर्विस एंड विल बी लायबल फॉर जीएसटी। तो ये बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा जब तक कि हम उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे धीरे धीरे। देन in the existing indirect tax, taxes are charged independently either on manufacture or sale independently, यानी अलग अलग थे। जैसे हमने पहले भी देखा कि मैन्युफैक्चरर को दो चीज़ करनी पड़ती है, एक्साइज भी भरना पड़ता है प्लस वैट भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बाद बेचेंगा भी ना, खुद थोड़ी रखेंगे घर में। सो ही मैन्युफैक्चर्स एंड देन सेल्स, सो ही विल बी लायबल टू एक्साइज एज वेल एज वैट। और सर्विस के अंदर सर्विस टैक्स, तो सब अलग अलग थे, अब सबको इकट्ठा कर दिया है एक साथ। सो दैट इज अनदर एडवांटेज। तो यहां लिखा है कि एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी टैक्स्ड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी अब ये अलग अलग नहीं रहेंगे, सिंगल जीएसटी रहेगा। सो दिस विल बी कंबाइंड। चलो तो अब आते अपन इस लेक्चर के मेन टॉपिक पे, सप्लाई। सप्लाई किसको कहते हैं? तो ये तो एक डायग्राम दिया है ऐसे ही। सप्लाई मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग, इधर से उधर लेके जाना है, अपनी लैंग्वेज में जो समझती है अपने को, इधर से उधर करना है, यानी सप्लाई। अब उसका टेक्निकल डेफिनेशन अपन देखते हैं। ओके, सो सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी। अब वैसे देखो, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि देयर आर 4 जीएसटी एक्ट्स। सेंट्रल जीएसटी, तो उसको सीजीएसटी कहेंगे शॉर्ट में। स्टेट जीएसटी एसजीएसटी कहेंगे। यूनियन टेरिटरी जीएसटी, तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है ये कोई भी एक लगेगा डिपेंडिंग अपॉन
कि वो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, करेक्ट, और इंटीग्रेटेड IGST। तो बिफोर वी गो अहेड, हो सकता है आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मेरा ना देखा हो पार्ट 1, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार ये टॉपिक को और क्लियर कर दूं एंड देन वील मूव अहेड। तो क्या बताया था मैंने आपको कि सप्लाई जो है वो दो कैटेगरी के होंगे, इंट्रा स्टेट या यूनियन टेरिटरी एंड इंटर स्टेट या यूनियन टेरिटरी। इंट्रा यानी विदिन वन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, और इंटर स्टेट का मतलब है वन टू अनदर। लेट मी राइट अगेन, वन टू अनदर। तो वन टू अनदर में क्या हो सकता है, स्टेट टू स्टेट या स्टेट टू यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी टू अ स्टेट। बराबर है, एक स्टेट से दूसरा, महाराष्ट्र से गोवा या गुजरात या यूपी या बिहार या कहीं से भी जा सकता है, या फिर एक यूनियन टेरिटरी को भी जा सकता है। दादरा एंड नागर हवेली, कहाँ है ये हवेली मत पूछना, कहीं तो भी है, मैप में देख लेना, गूगल करो। हर चीज का जवाब फारूक सर के पास नहीं है, कुछ जवाब गूगल में भी है, मैप निकालो देख लो यार, मेरे को मत पूछो कहाँ है दादरा एंड नागर हवेली, लेकिन है कहीं तो भी है, यूनियन टेरिटरी है। तो महाराष्ट्र से हमने कहाँ भेजा, दादरा, तो उसको बोलेंगे स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, या उल्टा भी हो सकता है यूनियन टेरिटरी टू स्टेट या वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी। तो ये सबको क्या बोलेंगे अपन, इंटर स्टेट। और लास्ट लेक्चर में और एक पॉइंट बताया था, किसी को याद है, इंपोर्ट। इंपोर्ट जो है उसको भी अपन इंटर स्टेट मानते हैं, ठीक है, और अभी डिटेल में तो अपन स्टडी करने ही वाले हैं, अभी तो ब्रीफ में बता रहा हूं मैं सिर्फ आपको। इंपोर्ट भी एक इसमें है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। अब इंटरस्टेट सेल या इंपोर्ट, इंपोर्ट को इंटर ही मानेंगे। तो ये इंट्रा जो है इसमें कौन से टैक्स लगेंगे पहले अपन देखते हैं। तो विद इन अ स्टेट है, तो इसके अंदर जो जीएसटी है इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, द सेंट्रल कंपोनेंट एंड द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी कंपोनेंट। तो सेंट्रल कंपोनेंट जो है उसके लिए लॉ है CGST, सेंट्रल GST एक्ट, और स्टेट के लिए SGST या फिर यूनियन टेरिटरी GST, करेक्ट। और इंटर स्टेट के लिए IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आपको याद होगा कि इंटीग्रेटेड वर्ड का रीजन मैंने क्या बताया था आपको, याद है क्या? भूल गए? फर्स्ट लेक्चर अब भी देखा और अब भी भूल गए, कैसे होंगे यार तुम लोगों का। इंटीग्रेटेड वर्ड कहां से आया, क्योंकि इसमें ये जो दो कंपोनेंट है वो इकट्ठा हो गए ना, एक साथ हो गए, इसलिए उसका नाम पड़ा इंटीग्रेटेड GST। क्योंकि वहां सेंट्रल स्टेट अलग अलग नहीं है, एक ही रहेगा, इसलिए उसका नाम है IGST। लेकिन कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, क्या पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा? नहीं, फिर उसमें GST काउंसिल जो है वो डिफाइन करेगा कि कितना परसेंटेज स्टेट को जाएगा, और फिर उतना परसेंटेज स्टेट को ट्रांसफर हो जाएगा, और बाकी जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये हमने वहां पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। वाह, याद है आप लोगों को, एक्सेलेंट। तो इसमें दोनों जो यहाँ देखो दो अलग अलग है, यहाँ दोनों इकट्ठा हो गए, इसलिए उसका नाम है इंटीग्रेटेड। एक्सेलेंट। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, स्कोप ऑफ सप्लाई। डरने की बात नहीं है, मैं एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन है सिंपल, लेकिन पूरा समझना है, लंबा है, सिंपल है, बट द होल कॉन्सेप्ट शुड कम इनटू योर माइंड।
एग्जाम्पल्स दूंगा बहुत सारे, जिसके हेल्प से पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहला है ए, सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में ए 4 है, इसमें ए बी सी डी। एग्जाम्पल्स वगैरह काफ़ी है तो लंबा चलेगा, 2-4 पेज में जाएगा, बट कीप इन माइंड ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए, ऑल फॉर्म्स। ऑल फॉर्म्स, देखो कितना वाइड स्कोप डिफाइन किया, ऑल फॉर्म्स, 1-2 ऐसा नहीं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये वर्ड्स को अंडरलाइन करो, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा और एक आध प्रिंट आउट तो कम से कम निकाल के रखा होगा अपने पास। वेरी गुड। नहीं किया होगा तो पहले करो। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कहाँ से मिलेंगे आपको पीडीएफ। अब अपने बच्चे भी बड़े मालूम है बिंदास रहते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर नंबर 2 लगाएंगे और लिखा है वहाँ पार्ट 2, लेकिन पहले पार्ट 2 से शुरू करेंगे। अरे पार्ट 1 था पहले, जब पार्ट 2 लिखा है तो देखना चाहिए ना कि पार्ट 1 कहाँ है। लेकिन खैर बता देता हूँ, www.fhconline.in। अब मेरी गलती है, नॉर्मली मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, बीच में बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। fhconline.in पे जाइए, वहाँ डाउनलोड सेक्शन में ये पीडीएफ मिलेंगे आपको, उसको डाउनलोड करें, उसको प्रिंट कर ले, ऑफिस में कर ले, फ्री में हो जाता है। ऑफिस में छुट्टी है तो एक आध इंटरनेट कैफे में जाके कर ले। ओके, आगे चलते हैं, कर लेंगे। वेरी गुड। सो लेट्स सी, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज। अब ये सच एज जो वर्ड आया, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद में जो पॉइंट्स दिए होंगे वो इलस्ट्रेटिव पॉइंट्स है। इलस्ट्रेटिव यानी कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने कहा आई लाइक फूड, लाइक ABC। यार बच्चे भी देखो अब पूरे इंडिया के हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को एक फ़ोन आया, क्या बताऊँ अब मैं आपको। तो फ़ोन आया, मैं देखो एग्जाम्पल तो अच्छे देने पड़ते हैं, क्या करूँ मैं। तो अभी कोई तो भी लेक्चर में एग्जाम्पल में चिकन वर्ड यूज़ कर लिया होगा यार, चिकन बटर चिकन। एक फ़ोन आया बच्चे का, बोले सर आप वो चिकन विकन मत बोला करो सर हमें। अब साला वो भी नहीं बोलूँगा, कहाँ से लाऊँ एग्जाम्पल। चलो आपके लिए एग्जाम्पल देता हूँ, करेला। सो आई लाइक फूड लाइक करेला, बैंगन, और क्या होता है जो भी है, ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे अभी। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने कहा मेरे को फूड अच्छा लगता है लाइक करेला इन बैंगन। अब आपने मेरे को पार्टी पे बुलाया, घर पे इनवाइट किया, सर आइए प्लीज़ हमारे घर। आप पहुंचा मैं घर पे, अब पार्टी थी तो मैंने सुबह खाना भी नहीं खाया, शाम को खाना ही है, फास्ट कर लेते दिन में। शाम को पहुंचा मैं, भूख बढ़िया लगी हुई है और टेबल पे देखा तो सिर्फ करेला और बैंगन रखा हुआ है। तो मैंने चुपचाप से तुमको बुलाया, मैंने बोला यार तुमने पार्टी वार्टी पे बुलाया था कि कोई, तो एक करेला और बैंगन सिर्फ क्यों दिख रहा है, कोई अच्छा नहीं बनाया क्या। तुमने कहा सर आपके हिसाब से बनाया, आपने ही तो कहा था आपको करेला एंड बैंगन ही अच्छा लगता है। पागल, मैंने एग्जाम्पल दिए थे करेला बैंगन, ऐसा थोड़ी बोला था कि सिर्फ ये अच्छा लगता है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक जब मैं कहता हूं या सच एज, ये सच एज लाइक जो वर्ड्स होते हैं, इसके बाद जो लिखा होता है ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव होता है। समझ में आ रहा है, ये इलस्ट्रेटिव का मतलब ओपन एंडेड। द डेफिनेशन इज ओपन एंडेड, नॉट क्लोज्ड, नॉट एग्जॉस्टिव। मैंने स्टार्टिंग से बोला है मैं बहुत एग्जाम्पल्स दूंगा, कभी कभी आपको लगेंगे सर क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन हर एक एग्जाम्पल काम का है। ये एग्जाम्पल जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ना, जो लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस माइंड रीड कर रहा है, लेकिन जो एग्जाम्पल हटके दूंगा मैं आपको, वो शायद आपको ना समझ में आए भी, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट होगा। और ये जब
आप मुसीबत में फंसोगे एक एग्जाम में, जब कुछ समझ में नहीं आता होगा, तब ये जो आपका दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको हेल्प करेगा, वो एग्जाम्पल वापस फेंकेंगे आपके पास, फिर आपको समझ में आएगा अरे यार हो ये था, फिर आप लिखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था ना, पुराने स्टूडेंट्स मिलते मेरे को, बोलते सर आपके एग्जाम्पल याद है एग्जाम में, बाकी तो भूल गए थे हम टेक्स्ट। तो वो इसी तरह से आते हैं, बिकॉज वॉट एवर एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू, क्योंकि हटके है तो वो आपका कॉन्शियस माइंड रजिस्टर नहीं कर रहा, वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट होते हैं, और वो जब वक्त पड़ता है ना तब याद आते हैं। अब ये क्यों बताया मैंने, देखो कल मैंने और एक पॉइंट आपको बताया था यानी लास्ट लेक्चर में, कि पूरे क्वेश्चंस जो आएंगे वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड आएंगे। ये कोई मजाक नहीं कर रहा, एग्जाम्पल एक भी एग्जाम्पल मजाक नहीं है, याद रखना, ये सब इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या आएंगे इधर मालूम है, वो बोलेंगे देखो यहाँ क्या लिखा है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। अब जो बच्चे मेरा लेक्चर नहीं देखेंगे और वे सिर्फ पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, रट के जाएंगे, और वहां पे एक नया पॉइंट पूछ लिया कि ये किया है बंदे ने, तो ये सप्लाई में आएगा क्या, तो तुम देखोगे अरे यार ये सेल है क्या, नहीं है, ट्रांसफर है क्या, नहीं है, बार्टर है क्या, नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, लाइसेंस नहीं है, रेंटल नहीं है, लीज नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, ये कुछ अलग है। तो फिर आप लिखेंगे नहीं नहीं ये सप्लाई नहीं है, और हो जाएंगे गलत, रॉन्ग आंसर। तो ये सारे जो वर्ड्स यहां लिखे हैं ना, ये इलस्ट्रेटिव है। ये कहां समझ में आया, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड सच एज, ये इंटरप्रिटेशन है। तो ये इलस्ट्रेटिव लेके चलना, एग्जॉस्टिव लेके नहीं चलने का। तो इनके अलावा भी अगर किसी तरह से सप्लाई है, एक ने दूसरे को दिया है कुछ, उसको भी अपन टैक्स करेंगे, यानी कर सकते हैं, वो भी इस सेक्शन में कवर होगा। राइट, गुड। तो इतना समझ में आ गया। तो ये सारे वर्ड जो है भूल भी गया चलेगा, सेल क्योंकि इलस्ट्रेटिव है, सिर्फ एग्जांपल्स है, ट्रांसफर, बार्टर, बार्टर इन एक्सचेंज सब जानते हैं, एक्सचेंज भी लिखा ही है वैसे अलग से। फिर लाइसेंस, लाइसेंस यानी लाइसेंस टू यूज, सर्विस में काम आता है लाइसेंस, जैसे पेटेंट, मेरे पास पेटेंट राइट है और मैंने एक कंपनी को दिया यूज करने के लिए, आप तो जानते ही है एयरबस कंपनी जो है, तो प्लेन का जो डिजाइन होता है ना, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो अंदर की बात, आपको ये सब बातें कहाँ से मालूम पड़ी, वो एक्चुअली मैं डिज़ाइन करता हूँ, मेरे पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम है, तो उसका जो मेन जो डिज़ाइनिंग है प्लेन का, आर्किटेक्चर ऑफ प्लेन, वो मैं ही करता हूँ, और एयरबस को मैंने दिया हुआ है, तो मैं बनाता नहीं हूँ, एयरबस बनाती है, और हर प्लेन के पीछे मेरे को $2 मिलियन का लाइसेंस फीस मिलता है। अब छोटी मोटी बातें हैं, क्या करें, ये आया तो बता दिया, वरना मैं कोई ऐसा सबको बताता नहीं हूँ। तो चलो ठीक है, तो लाइसेंस समझ में आया आपको, पेटेंट्स है, तो मैंने पेटेंट किसी को दिया यूज करने के लिए, तो उसको लाइसेंस कहते हैं, लाइसेंस ऑफ एसेट्स, लाइसेंस ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। फिर रेंटल तो सब जानते हैं, रेंटल कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लीज और डिस्पोजल। डिस्पोजल एक वर्ड है, बाद में अपन पढ़ेंगे इसका, बहुत इंटरेस्टिंग है। डिस्पोजल यानी जैसे अपन ने बिजनेस को ही बेच डाला तो वहां काम में आता है डिस्पोजल, बिजनेस के सारे एसेट्स जो थे हमारे पास बिक गए। मेड और एग्रीड टू बी मेड, अब देखो ये दो वर्ड बहुत काम के, दोनों वर्ड में मीनिंग है, दोनों वर्ड का इंटरप्रिटेशन है। मेड, सप्लाई हो गया, मेड यानी हो गया, मैंने ये फोन आपको बेच दिया, आप मेरी दुकान में आए, लो पैसे लाओ फोन लेके जाओ, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई मेड, डन। दूसरा पॉइंट क्या है, एग्रीड टू बी मेड, एग्रीमेंट हुआ है, अभी सप्लाई हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बिस्किट्स बनाता हूं, ठीक है, किस नाम से, खाली जी, अरे पार्ले जी तो दूसरे का है, अपना बिस्किट का नाम है खाली जी। अब आप मेरे पास आए और कहे कि हमें भैया चाहिए 5 टन बिस्किट्स, ऑफकोर्स आप होलसेलर में मैन्युफैक्चरर, टन में ही खरीदोगे ना, एक खरीद के क्या करोगे, तो 5 टन का ऑर्डर दिया, मैंने बोला अच्छा ठीक है अगले महीने लेके जाना, अभी ऑर्डर आएगा फिर बनाएंगे फिर देंगे ना। तो जब आपने एडवांस में मुझे पैसे दिए, मान लो कि मैंने एडवांस ले लिया आपसे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है,
आपसे पैसे लेता हूं फिर बना के देता हूं, तो एग्रीमेंट हुआ ना, तो एग्रीमेंट को भी हम सप्लाई मानेंगे। याद रखो, एग्रीमेंट इज ऑल्सो सप्लाई। यहां एक कॉन्सेप्ट है जो अभी फिलहाल नवंबर के लिए अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन बाद में आएगा। जैसे सर्विस टैक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, पीओटी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में सर्विस कब दिया, इनवॉइस कब बनाया, पैसा कब मिला, फिर उसमें से विच एवर अर्लियर वगैरह लेते हैं हम 30 डेज वगैरह देख करके, है ना, पीओटी आता है। वैसे यहां पे भी टाइम ऑफ सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट है जो अभी फिलहाल अपने कोर्स में नहीं है, आगे अपन चल के पढ़ेंगे, मे 18 वालों के कोर्स में रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो उसमें ये दोनों जो वर्ड है ना काम में आने वाले हैं। मेड यानी सप्लाई हो गया, एग्रीड यानी अभी एग्रीमेंट हुआ है, एक्चुअल सप्लाई बाद में होगा। तो पीओटी यानी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कब लेंगे, तो यहां पीओटी नहीं बोलते उसको, यहां बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। तो वो टाइम निकालने के लिए ये दो वर्ड काम में आएंगे, तो अभी अंडरलाइन करके रख दो। लेकिन अभी याद रखो सप्लाई में दोनों इंक्लूडेड है, एक्चुअल एज वेल एज एग्रीड, एग्रीमेंट। गुड, देखा कितने सारे वर्ड्स है, एक छोटा सा सेंटेंस है लेकिन कितने सारे वर्ड्स है जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जितने पॉइंट में गोले मारे ना, सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखो हर एक वर्ड इंटरप्रिटेशन में काम का है। इलस्ट्रेटिव वाला वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर मेड और एग्रीड टू बी मेड क्वेश्चन में आ जाएगा, सप्लाई हो गया बताओ जीएसटी लगेगा क्या, तो अपन लिखेंगे यस। और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि एग्रीमेंट हुआ है, एक्चुअल सप्लाई बाकी है, तो जीएसटी लगेगा क्या, और लगेगा तो कब, एग्रीमेंट पे कि एक्चुअल पे, तो अपन लिखेंगे एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू सप्लाई, तो जो भी पहले आएगा उस पर लगा देंगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अंडरलाइन करके ही दिया मैंने आप लोगों को, फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर ए कंसिडरेशन। अब रुक जाओ, यहां कंसिडरेशन बहुत बड़ा चीज है, वैसे डिटेल में नीचे दिया है मैंने, डेफिनेशन भी है उसका, अपन देखते हैं। लेकिन यहां अभी तक क्या समझ में आया, कंसिडरेशन इन मनी होना चाहिए क्या, ऐसा कुछ समझ में आएगा? इज इट गिवन मनी, पैसा, चेक, ईसीएस, टीसीएस जो भी, लेकिन ऐसे लिखा है क्या, पैसा नहीं लिखा है, कंसिडरेशन लिखा है। और ऊपर में देखो बार्टर और एक्सचेंज भी लिखा है। सप्लाई में दो वर्ड्स भी लिखे ना, बार्टर भी है, एक्सचेंज भी है, और फिर कंसिडरेशन भी है। तो कंसिडरेशन का मीनिंग अपन ऊपर वाले वर्ड से डिराइव करेंगे कि यहां कंसिडरेशन सिर्फ मनी नहीं है, बल्कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि बार्टर वर्ड भी यूज किया है। तो बार्टर में कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग एल्स, सीधी बात है ना। मैंने आपको फोन दिया और आपसे बाटा की चप्पल ले ली, है? गर्मी का टाइम है, मेरे पास चप्पल टूट गई है, मेरे पास फोन है, आईफोन है, क्या करूं, कोई काम का नहीं है, फोन से तो चलने में काम नहीं, और जमीन कितनी गर्म है, तो मैंने आपको फोन दे दिया और आपसे बाटा की चप्पल ले ली, बार्टर। तो इसलिए मेरे फोन के लिए कीमत क्या रहेगी, बाटा की चप्पल। बैड एग्जांपल चलता है। तो कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। नाउ डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स के विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई चीज है तो वो सप्लाई नहीं है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, अभी तो ए है, मैंने आपको क्या बोला है, 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी, तो धीरे धीरे चलना है। यहां पे जो ए पॉइंट है उसमें कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन अभी बी सी और डी बाकी है, ठीक है, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। ए क्लॉज, सिर्फ ए क्लॉज के लिए, फिर से देखो 4 बार रिपीट करूंगा मैं, सिर्फ ए क्लॉज के लिए कंसिडरेशन जरूरी है, और अगर ये कंसिडरेशन नहीं है तो फिर उसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, सिर्फ ए क्लॉज के लिए। सो कंसिडरेशन इज मस्ट। आगे चलू, बाय अ पर्सन, इन्हें सप्लाई कौन कर रहा है, बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये भी मैंने अंडरलाइन करके दिया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आए समझ में? तो कंसिडरेशन होना चाहिए एंड द सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो मेरे घर पे आप आए, घर पे आई हैव हाउस, कहां पे? दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस अपना ही तो है। खैर वहां तो पार्लियामेंट को रेंट पे दिया है मैंने, लेकिन उसके बाजू में एक वो भवन है, शायद आप गए होंगे कभी, उसका नाम है राष्ट्रपति भवन, मेरा ही है। आप मेरे यहाँ ऐसे ही घूमने, चाय वाय पीने आए, वहां एक आर्टिकल रखा हुआ था, एक पुराना कोई मूर्ति है, स्कल्पचर रखा हुआ है, आपको बहुत पसंद में आ गया। अरे बताइए कितने का है, बेचेंगे क्या? मैंने बोला नहीं यार, मेरा कलेक्शन है, जापान से लेके आया था, लाफिंग बुद्धा। तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा कहीं नहीं देखा हमने, ये हमको चाहिए। बोला चाहिए ही क्या? अच्छा ठीक है, 5 लाख रुपए का है। जापान में रोड साइड से लिया था मैंने 50 रुपए में, अभी अटक गया है। बोला नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला 5 लाख का है, इस तरह से बताया था क्या, ताकि वो ना ले, लेकिन बोलता नहीं नहीं 5 लाख अभी देता मैंने बोला दे। 5 लाख ले लिए, लाफिंग बुद्धा उसको दे दिया और मैं लाफ करने लगा। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि इस पे लगेगा क्या? जीएसटी। जीएसटी लगेगा क्या? अरे मेरा बिजनेस है क्या? पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन में बिजनेस कर रहा हूं क्या? इज इट माई शॉप? नहीं। तो उसको सेल है, आप बोलेंगे सर यहां सेल लिखा है, सेल है तो फिर सप्लाई है, जीएसटी लगा दो। अरे नहीं, ये जो सारे वर्ड्स लिखे हैं इसको पूरा पढ़ो, सेल, बार्टर वगैरह सब, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो अगर सेल है, कंसिडरेशन भी है और बिजनेस के अंदर है, तो फिर उस पे जीएसटी हम लगाएंगे। समझ में आ रहा है? और अगर ये मेरे घर पे एक लाफिंग बुद्धा रखा है, उसको मैंने तुमको बेच दिया, तो उस पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, नो जीएसटी। ठीक है, फिर अपन वो पुरानी बाइक है हमारी, बेच देते हैं, बाइक जिस पे आप क्लासेस जाते हो, सीए क्लासेस, जा जाके बाइक भी बेचारी थक गई। तो वो बाइक आपने बेच दी, एक आध दिन सीए बन गया, फिर वो बाइक वाइक बेच के कार वार खरीदोगे, है ना? तो वो बाइक जब बेचोगे, पर्सनल बाइक, तो उस पे जीएसटी लगाना पड़ेगा क्या? नो। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रही है? नहीं, तो फिर नो जीएसटी। और आप किसको बेचोगे? एक सेकेंड हैंड डीलर को, सेकेंड हैंड बाइक के डीलर होते हैं, फिर उसने लिया और वो आगे बेचेगा, उसको लगेगा जीएसटी? यस, बिकॉज इट विल बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कितने पॉइंट हो गए इसके अंदर? ऑल फॉर्म्स, पहले लिखा है ऑल फॉर्म्स, कोई भी, मगर उसके एग्जाम्पल भी साथ में दिए हैं। तो ये जो लिखा है इधर सेल वगैरह, ये मैंने पहले बताया क्या है, ये इलस्ट्रेशंस सच एज, लेकिन ये डिफाइनिंग वर्ड है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, किस चीज का सप्लाई? गुड्स या सर्विस या दोनों का, इधर गुड्स और ओनली सर्विस या दोनों का एक साथ हो सकता है। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल सेल, बार्टर, एक्सचेंज वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेड और एग्री टू बी मेड, एक्चुअल और एग्रीमेंट दोनों कवर कर लिया। एक्चुअल सेल, एग्रीमेंट टू सेल, एक्चुअल बार्टर, एग्रीमेंट टू बार्टर, एक्चुअल लाइसेंस, एग्रीमेंट टू लाइसेंस, एक्चुअल रेंट, एग्रीमेंट टू गिव इट ऑन रेंट, सब कवर हो गए। फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए। और ये जो सारी चीजें हुई है, ये कहां होनी चाहिए? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसको सप्लाई मानेंगे। तो चलो अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज देखा अपन ने, ये सारे जो नॉर्मल बिजनेसेस है उनको लगेगा, रिलायंस को लगेगा, सर्विस वालों को लगेगा, बैंक्स, इंश्योरेंस सब इधर आ गए, फारूका क्लासेस इधर आ गया, बिकॉज इट्स अ बिजनेस। अब बिजनेस का डेफिनेशन सेल्फ क्या है वो अपन देखेंगे, अभी बहुत बड़ा डेफिनेशन है। लेकिन जो अपन इनकम टैक्स में पढ़ते हैं ना, पीजीबीपी हेड में, बिजनेस रेगुलरिटी को अपन बिजनेस कहते हैं नॉर्मली, लेकिन बिजनेस में एडवेंचर भी आता है। करेक्ट, एडवेंचर, एडवेंचर यानी एकाध एक्टिविटी करना,
बट इन दी नेचर ऑफ बिजनेस, यानी मैंने सोचा कि चलो मैं मोबाइल शॉप डालता हूं, तो मैंने एक दो पीस लेके आया, रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो एक दो पीस लेके आया, देखा बेच करके साला कुछ बिकता नहीं है और हजारों मोबाइल वाले हैं, कुछ अपना चलानी बिजनेस बंद कर दिया मैंने। लेकिन वो दो मोबाइल फोन जो मैं लेके आया था, इंटेंशन तो बिजनेस का था ना, आई इंटेंडेड टू डू बिजनेस, बेच के पैसा कमाना। तो ये दो मोबाइल फोन जब मैं बेचूंगा तो उस पे जीएसटी लगेगा। अब वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है वो सब अलग बात, वो जाने दो, लेकिन सप्लाई में तो आएगा, इट विल बी कॉल्ड ए सप्लाई। अब स्मॉल इंडस्ट्री एग्जेम्पशन में अपन शायद एग्जेम्प्ट हो जाए, वो बात अलग है, बट इट विल बी सप्लाई बिकॉज इट इज डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस वर्ड अभी पढ़ेंगे अपन, उसमें एडवेंचर भी इंक्लूडेड है। वो हम देखेंगे एक ट्रांजैक्शन, 50 ट्रांजैक्शन, 100 ट्रांजैक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटेंशन मैटर्स। इफ यू बाय विद एन इंटेंशन टू सेल, इट इज अ बिजनेस। तो वो फिर यहां आएगा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ ए। एक बार और फिर से पढ़ लो, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स। किस चीज का सप्लाई? गुड्स एंड सर्विस। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो एक तरीका बता देता हूं। कोई भी चीज को याद करना है तो दो तरीके हैं, एक तो रटना, जो मुझे नहीं आता और मैं आपको सिखा भी नहीं सकता, तो उसके वो लोग अलग अलग तरीके निकालते रटने के। एक सिस्टम है, वो कुछ कुछ लिखते, ABC वगैरह लिख देते, फिर उसको याद करते हैं, न्यूमोनिक्स वगैरह कुत्ते बोलते हैं उसको। देखे मैंने कुछ ऐसे लोग हैं, कराते हैं, रट्टा मरवा देते हैं। नो 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 नो, ये बहुत रूड मेथड है और क्रूड मेथड है, इससे कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम में आप पास नहीं होने वाले। अब मेरा जो तरीका है रटाने का वो अलग है। हम लॉजिक को रटेंगे, वर्ड्स को नहीं, उसके अंदर के लॉजिक को। उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल तरीका रहता है लॉजिक को रटने का, और वो है कुछ क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस या तो W से स्टार्ट होंगे अगर आप इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में तो क। व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, एक हाउ भी रहता है, वैसे तो H से होता है, लेकिन बाकी सब W's। तो H बेचारा अकेला होता है, हस्बैंड, वाइफ, W's बहुत सारे। इट्स अ वुमेन्स वर्ल्ड आफ्टर ऑल। तो W फॉर वुमेन, H फॉर हस्बैंड, एक हस्बैंड, खैर जाने। सो द पॉइंट इज कि यू मेक ऑल W's योर फ्रेंड्स। कुछ भी पढ़ते हो ना तो उसमें सवाल करो, वेयर, व्हेन, विच, व्हाट, सवाल करो, वाई। तो ये सारी चीजें आपको जो लॉजिक है ना वो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे यहां व्हाट इज सप्लाई, तो उसमें लिखा है ऑल फॉर्म्स, कुछ भी। विच, किन चीजों का, गुड्स और सर्विस और बोथ। कैसे, सेल, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस वगैरह वगैरह। कब, मेड और एग्रीड टू बी मेड। तो देखो हिंदी में क हो जाते, कब, कहां, कैसे, क्या, कौन। कैसे, फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। किसने किसको किया? एक आदमी ने दूसरे को किया। कौन सी सिचुएशन में किया? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो याद हो गया। तो चलो इसमें अपन थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो वहां लिखा है, अब जो समझा दिया मैंने वो लिखा है, वेरियस मोड्स ऑफ सप्लाई, सेल और ट्रांसफर। तो वहां लिखा है प्रेजेंटली, कंपैरिजन भी है उसमें ओल्ड एंड न्यू का। वैट इज लेवीड बाय द स्टेट ऑन सेल ऑफ गुड्स विच हैज बीन डिफाइंड अंडर मोस्ट ऑफ द स्टेट वैट लॉज एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप। कुछ लोग कहते हैं प्रॉपर्टी यानी एसेट, नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। मालूम है आपको? प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। फॉर कंसिडरेशन under CGST Act, although sale has been treated as a form of supply leviable to GST, the definition of sale
हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, क्योंकि यहाँ तो एग्जाम्पल में दिया था सेल, यहाँ कोई सेल मेन थोड़ी है, यहाँ वर्ड सप्लाई है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल। तो सेल एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, इसलिए यहाँ उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। फर्दर द टर्म ट्रांसफर हैज ऑल्सो नॉट बीन इंक्लूडेड, यानी उसका भी कोई डेफिनेशन नहीं है। इंक्लूड तो किया है मगर उसका कोई डेफिनेशन नहीं, क्योंकि ट्रांसफर हो ना हो सप्लाई, तो मैंने कहा ना इधर से उधर देना सप्लाई, टैक्सेबल। फिर बार्टर एंड एक्सचेंज भी वर्ड यूज किया है, तो वो भी कवर्ड है इसके अंदर। इसमें लिखा है बार्टर में डील विद अ ट्रांजैक्शन विच ओनली इंक्लूड्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, जैसे एग्जांपल में दिख रहा है मेरी कार तुम रख लो, तुम्हारी कार मेरे को दे दो। एक्सचेंज में कवर अ सिचुएशन वेयर द गुड्स आर पार्टली पेड फॉर इन गुड्स एंड पार्टली इन मनी, ठीक है। And by making a specific inclusion in the definition of supply, all barters and exchanges would be liable to GST. Then license, lease, rental, ये भी है, ये नॉर्मली सर्विस में आते हैं ये सारी चीजें। तो लाइसेंसेज, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कौन सा लाइसेंस था, कौन सा वाला बताया मैंने आपको, मर्सिडीज वाला बताया था, कार मर्सिडीज कार का, अच्छा वो नहीं बताया, एयरलाइन बताया था ना। खैर मर्सिडीज भी डिज़ाइन मैंने ही की है, तो खैर ठीक है वो चलता है। तो लाइसेंसेज, फिर लीजेज, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लीजेज, रेंटल्स, कार रेंटल्स वगैरह देखते हैं ना आप लोग, ऑफ गुड्स आर प्रेजेंटली ट्रीटेड एज सर्विस, अभी उसको सर्विस मानते हैं अपन, यहाँ पे उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मिलेंगे। वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड विदाउट इफेक्टिव पोजेशन एंड कंट्रोल, and sales where the goods are transferred with effective possession and control। तो प्रेजेंट लॉज जो है उसमें सर्विस टैक्स है, वैट है, तो अगर अपन इफेक्टिव कंट्रोल ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको वैट लगाते हैं। अभी उसको डीम सेल, कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेफिनेशन है डीम सेल का पुराने हिसाब से, तो उसको डीम सेल मान के उस पर वैट लगाते हैं। और अगर इफेक्टिव कंट्रोल मेरे पास है, सिर्फ यूज तुमको दिया मैंने, तो उसको सर्विस मानते हैं, फिर उसमें सर्विस टैक्स लगता है। तो डिवीजन है, दो अलग अलग है, लेकिन जीएसटी में वो एक ही हो जाएगा। तो वहां लिखा है अंडर जीएसटी रेजीम सच लाइसेंसेज, लीजेस एंड रेंटल्स विथ और विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, विथ और विदाउट, वुड बी कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस। ये शेड्यूल 2 यहां दिया है रेफरेंस, अपन अभी थोड़ी देर के बाद उसको पढ़ने वाले हैं। तो वो भी एक कंट्रोवर्सी थी पहले कि इफेक्टिव कंट्रोल पास ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वैट लगना चाहिए कि सर्विस टैक्स लगना चाहिए। अभी वो कंट्रोवर्सी खत्म। तो मैं आपको लाइसेंस दूंगा कोई चीज का विथ इफेक्टिव यूज या विदाउट, इन बोथ सिचुएशंस इट विल बी कंसिडर्ड एज सर्विस एंड नॉट गुड्स। तो अच्छा है, गुड। फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जो वर्ड्स अपन ने यहां यूज किए, उसकी डेफिनेशंस भी साथ साथ में देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने जो बुकलेट दिया आप लोगों को, उसमें क्या है कि डेफिनेशन पूरे अलग से दिए है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो काम के डेफिनेशन है वो अपनी अपनी जगह पर दिए हैं, क्योंकि यहां आपने बिजनेस वर्ड पढ़ा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो यहीं पर सवाल आता है ना कि व्हाट इज बिजनेस। वो पहले मैं पढ़ा देता कि ये बिजनेस है, तो आप सोचते अच्छा बिजनेस है, लेकिन कहाँ यूज होने वाला है मालूम ही नहीं। तो डेफिनेशन को कभी ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए, जब तक उसका यूज नहीं समझ में आता कोई काम की नहीं रहती। तो चलो देखते हैं व्हाट इज बिजनेस। हर जगह ऐसे ही तो होता है ना, तुम बचपन में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और दोस्त ने कहा अभी तेरे को मालूम है प्यार क्या है, तुमको थोड़ी कुछ समझ में आए प्यार क्या है, क्या मतलब साल डेफिनेशन का अपने को हुआ ही नहीं तो कहां समझ में आएंगे। लेकिन जिस दिन कुछ कुछ हुआ होगा, अगर हुआ होगा, उसी दिन फिर आपने डिक्शनरी निकाल के देखी होंगी ना कि प्यार किसको कहते हैं, तब डेफिनेशन समझ में आई होंगी। सी, तो आगे चलते, बिजनेस किसको कहते हैं, लंबा डेफिनेशन है। सवाल वही दिमाग में आएंगे आपके कि सर इसको रटना है क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। 2-3 बार अच्छे से पढ़ के रखने का है, रटने का बिल्कुल नहीं है। इसके हर एक वर्ड के मीनिंग्स को समझना है, ताकि
अब देखो मालूम हो गया भाई, सप्लाई के अंदर इसको देख रहे, सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखा था ना, तो क्वेश्चन वो सप्लाई पे आएगा, लेकिन फैक्ट्स दिए रहेंगे। तो फैक्ट्स को पहले अपने को ये डिसाइड करना होगा फैक्ट्स देख करके कि ये इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या, और अगर है तो फिर वो एक्टिविटी को हम सप्लाई मानेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स, अब यहां भी देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। उसका मतलब यह है कि इसका टोटल मीनिंग यहां डिफाइन नहीं है, इट इज स्टिल ओपन, इट इज एन ओपन एंडेड डेफिनेशन। तो यहां ये जो ABCD दिए हैं ये भी सिर्फ इलस्ट्रेशंस, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी चीजें इसके अंदर आ सकती है। ओके गुड। तो क्या बोलता है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। ट्रेड यानी सबको समझ में आता है, कॉमर्स यानी ऑन अ बिगर स्केल, यू बाय एंड सेल ऑन अ बिगर स्केल, यू सप्लाई जैसे कमीशन बेसिस पे वगैरह वगैरह, तो उसको कॉमर्स में लेते हैं। कॉमर्स इज अ वाइडर टर्म देन द वर्ड ट्रेड। मैन्युफैक्चर ने कुछ बनाकर किसी को देना। प्रोफेशन, सी प्रोफेशन यानी सर्विसेज को भी यहां बिजनेस वर्ड में इंक्लूड किया है। सो बिजनेस वर्ड विल इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विस, दोनों इसी के अंदर आ गए। ठीक है, तो प्रोफेशन यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, हालांकि डॉक्टर्स पे GST नहीं है लेकिन प्रोफेशन में तो आएंगे, बिजनेस तो है उनका भी। लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, सब इसके अंदर आ जाएंगे। इवन फिल्म आर्टिस्ट्स, वो भी प्रोफेशन में आते हैं, तो फारूक भी आएगा, और कैटरीना, प्रियंका, सब आ जाएंगे। देन वोकेशन, वोकेशन यानी देखो बहुत डिटेल में जाने की कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो वोकेशन मीन्स समथिंग विच इज डन एज सिंपल वर्ड में पास टाइम, शौक, हॉबी वगैरह जो होते हैं ना, उसको वोकेशन कहते हैं। जैसे अब मैं कोई सिंगर तो नहीं हूं, मैं कोई सिंगिंग की क्लास भी नहीं लेता, मैं तो बेचारा CA की क्लास लेता हूं, लेकिन हॉबी है, थोड़ा गावा लेता हूं। अच्छा, तो कुछ बच्चे आ गए मेरे पास, सर आप हमको गाना सिखा दे, तो मैंने उनको सिखा दिया 2-4 ऐसे ही गाने वाने। तो हॉबी है, अब सिखा ही रहा था, पैसे भी ले लिए, चल ला 2000 रुपये निकाल, तो वो आएंगे वोकेशन में। दैट इज ऑल्सो बिजनेस, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लोग आएंगे, देखो मैं तो प्रोफेशनल टीचर हूं, लेकिन वो कोई होम ट्यूटर्स रहते हैं ना, होम ट्यूटर्स घर घर जाके ऐसे ही पढ़ाते बच्चों को, और 2000-4000 रुपये लेते पर मंथ। आजकल तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, इनफैक्ट दे टेक मोर मनी देन व्हाट वी टेक फॉर टीचिंग CA फाइनल स्टूडेंट्स। लेकिन वो शौक के लिए कर रहे हैं, बट इट विल बी कॉल्ड एज वोकेशन, एंड सिंस इट इज अ वोकेशन इट विल कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो उन सब के ऊपर भी GST लगेगा, अनलेस के देयर आर एग्जेम्पशंस। फिर एडवेंचर, मैंने पहले ही बताया आपको, एडवेंचर इज ऑल्सो कवर्ड हियर। एडवेंचर क्या वो हिमालय पे जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रहे, वो नहीं। एडवेंचर इन द नेचर ऑफ बिजनेस, इन द नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे एडवेंचर बहुत सारे हो सकते हैं। एडवेंचर इज डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने सोचा CA बनने के बाद चलो प्रैक्टिस चालू करते हैं, लगा दिया पैसा, ऑफिस बना दिए, 1-2 क्लाइंट मिले, एक आया, भैया मेरा जरा रिटर्न भर दो इनकम टैक्स का 500 रुपये। फिर 1-2 क्लाइंट मिले, 2000-3000। महीने भर में इतने पैसे कमाए कि आर्टिकल्स को स्टाइपेंड देने में निकल गए। फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं बेकार है ये काम, चलो बंद करते हैं, जॉब वॉब ढूंढ लेते हैं। लेकिन वो 2-3 आर्टिकल्स नहीं, 2-3 काम जो मिले उसके पैसे आए, तो उसको क्या मानेंगे अपन, बिजनेस। तो उसको कहते हैं एडवेंचर। एडवेंचर कैन बी नेचर ऑफ ट्रेड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 2 मोबाइल फोन ला के बेचे। इट कैन बी इन द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चर, 4 गुलाब जामुन बना के बेचे। इट कैन बी इन नेचर ऑफ सर्विस, यानी प्रोफेशन और वोकेशन। देखो डेफिनेशन कितना वाइड जा रहा है, समझ में आ रहा है।
एक आध काम कभी इधर उधर आपने कर लिया, वो भी बिजनेस में आएगा। किसी ने एक बार, वो आजकल रियल एस्टेट बहुत चल रहा है, तो किसी ने कहा चल मैं भी बेचता हूँ, मेरा एक दोस्त था, तो उसने कहा पैसा डालता हूँ रियल एस्टेट में। 2-3 दिन ट्रांजैक्शन किए, फिर समझ में आ गया कि साला अपनी काम की चीज नहीं है, ये छोड़ दिया उसने। बट दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। फिर वेजरिंग सीपीटी में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में, जिसका आउटकम अपने को मालूम नहीं है। और अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट, अब देखो और इंटरेस्टिंग, वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पिक्यूनियरी बेनिफिट। तो इसमें कौन आ गए? इसमें आ गए एनजीओज। अगर वो सप्लाई करते हैं, जैसे कि एनजीओ, वो क्या करता है कि खाने पीने की चीजें खरीद के लाता है और गरीबों में बांट देता है। 40 रुपए में लाया, 40 रुपए के अंदर दे दिया या सब्सिडाइज रेट पे दे दिया, तो उसको पैसा कमाने का इंटेंशन नहीं है, मगर सप्लाई तो किया ना, लाए और आगे दिया। सो दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। पिक्यूनियरी का मतलब है मॉनिटरी, यानी आपका इंटेंशन पैसा कमाने का है या नहीं है, दोनों ही केस में उसको हम बिजनेस मानेंगे। देखो मैं बहुत स्लो चल रहा हूं इस डेफिनेशन के अंदर, बिकॉज ईच वर्ड हैज इट्स मीनिंग। ये सब पे क्वेश्चन आ सकता है। आप सोचो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि एक आदमी ने ट्रेडिंग किया बट विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, कैन जीएसटी बी लेविड ऑन हिम? सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन। ऐसे इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले एग्जाम में। फिर किसी ने टाइम पास के लिए कुछ काम किया, ऐसे शौक के लिए 2-4 काम किए, उसको लगेगा कि जीएसटी। यस, वोकेशन इज कवर्ड बाय डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सो इफ इट टेक्स मनी, कंसिडरेशन है, तो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा आपको। पहले तो भैया उसने शौक के लिए गया, तो शौक बिजनेस में आता है क्या, पहले वो सोचो। यस, शौक बिजनेस में आता है, वोकेशन। फिर सोचो कि उसने पैसे लिए गया हो, तो सप्लाई का जो पॉइंट ए है 7(1)(a, तो उसके सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। वहां पे है एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई, तो उसने दिया, शौक के लिए लोगों को सिखाया, सप्लाई तो हो गया। अब सोचो कंसिडरेशन है क्या, है, बच्चों से पैसे लिए, बिजनेस है क्या, है, वोकेशन इज बिजनेस, लगा दो जीएसटी, तो लिख देंगे यस ही इज लायबल टू पे जीएसटी। फिर चलो आगे सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ और incidental or ancillary to A above। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऊपर में देखे ये मेन एक्टिविटीज है। अब इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड जो एक्टिविटीज है या उससे इंसिडेंटल या एंसिलरी जो एक्टिविटीज है उसको भी हम बिजनेस मानेंगे। इन कनेक्शन, इसके वर्ड समझा देता हूं, ये वर्ड्स के मीनिंग क्या है समझा देता हूं। इन कनेक्शन विद यानी उससे, उसके साथ में कुछ होता है। जैसे कि हमारा काम है सीए पढ़ाना, मैं सीए की क्लास लेता हूं, तो सीए की क्लास लेना तो सर्विस हो गई, उसके साथ में बुक भी देता हूं ना मैं। अभी ये लेक्चर के तो पीडीएफ डाले तो आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लो, लेकिन जो नॉर्मल अपनी फुल क्लास जो बच्चे लेते हैं उनको तो बुक भी सप्लाई करता हूं ना। तो वो बुक मेरे लिए क्या हो गया, मेरा बुक बेचने का कोई बिजनेस थोड़ी है, बट माई प्रोफेशन इज टू टीच एंड इन दिस प्रोफेशन आई हैव टू गिव द बुक, तो वो इसमें आ जाएंगे, इन कनेक्शन विथ या इंसिडेंटल, ये सब उसमें आ जाते हैं। अब मैंने क्या किया कि क्लासरूम बनाया, बहुत बड़ा क्लासरूम बना, 2 घंटे के लिए किसी को लेट आउट भी कर दिया। तो लेट आउट करना मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन 2 घंटे के लिए खाली था। मैं मॉर्निंग में क्लास लेता हूं, इवनिंग में लेता हूं, दोपहर में खाली है, तो मेरा क्लासरूम मैंने दोपहर में किसी को लीज पे दे दिया, वो भी इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो बिजनेस जब हम करते हैं तो उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें भी हो जाती है, तो वो सब भी इसके अंदर कवर होंगी इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सो इन कनेक्शन विद यानी उसका कनेक्शन बिजनेस के साथ।
तो मेरा मेन बिजनेस और साइड एक्टिविटी जो है समथिंग एल्स, बट इट इज कमिंग आउट ऑफ द मेन एक्टिविटी। इंसिडेंटल यानी कि डिपेंडेंट अपॉन, उससे अराइज होने वाली चीज है। जैसे मैंने लीज का एग्जांपल दिया कि मेरे पास प्रीमाइसेस है जिसमें मैं क्लास लेता हूं यानी बिजनेस करता हूं, दोपहर में 2-3 घंटे खाली है, मैंने एक दोस्त वो इंजीनियरिंग वाला है उसको दोपहर में चलती क्लास उसको दे दिया, तो वो इंसिडेंटल में आ जाएंगे। एंड एंसिलरी, एंसिलरी भी वर्ड्स अलग अलग है, मतलब तो एक ही होता है। एंसिलरी का मतलब भी है कि अराइजिंग आउट ऑफ द मेन बिजनेस। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने प्रोडक्शन का काम किया, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन हो गया। अब सवाल है कि मेरा फैक्ट्री एक गांव में डाला अपन ने, दूधनगर नाम का गांव था, वहां पे हमने मिल्क प्रोडक्शन का प्लांट डाल दिया। अब वो साला इंटीरियर्स में है, तो वहां से मेन सिटी में लाएंगे तो बिकेगा ना। तो मैंने 4-5 ट्रक वालों से बात की, कोई रेडी नहीं हुआ वहां तक आने के लिए। बोले कौन आएगा उधर गांव में, वहां से लेके जाएंगे, हमको भाड़ा नहीं पुराएंगे, ट्रक चलाने में फायदा नहीं होगा। मैं बोले यार मैं फैक्ट्री तो डाल चुका, अब करूं क्या। तो मैंने 10 टैंकर्स खुद खरीद ली और सप्लाई का काम भी शुरू कर दिया, तो वो एंसिलरी यूनिट में आ जाएंगे, तो वो सब उसमें कवर होंगे। तो मेरा ट्रक चलाने का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा गुड्स बन रहा है इसलिए मैंने एक साइड एक्टिविटी चालू कर दी उसको सप्लाई करने की, तो वो एंसिलरी में आ गया। तो देखो ये मेन है ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर, जिसमें आपका इंटेंशन ट्रेडिंग कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग का है। और ये एंसिलरी जो एक्टिविटीज है या इंसिडेंटल या कनेक्टेड, इसमें आपका इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन ये इससे इंसिडेंटल है, एंसिलरी है, तो ये भी बिजनेस कहलाएगा। आ रहा है समझ? गुड। तो मैं जो दूध बना के बेचता हूं उस पर तो लगेगा ही, जो मैं ट्रक यूज कर रहा हूं सप्लाई के लिए तो उस पे भी जीएसटी लग जाएगा। दैट एक्टिविटी विल आल्सो बी कवर्ड बाय सप्लाई डेफिनेशन। फिर तीसरे पे चलते हैं। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबव, यानी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर, whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction। अब वैसे तो एडवेंचर वर्ड यूज किया ही है, एडवेंचर का मतलब भी वही है कि एक आध बार कोई चीज को करना, एडवेंचर करना और देखना कि अपन सस्टेन करते हैं कि नहीं। अगर प्रॉफिटेबल है, चल रहा है, तो अपन कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो हालांकि एडवेंचर वर्ड ऑलरेडी यूज है, बट टू बी मोर स्पेसिफिक उन्होंने क्लॉज सी अलग से बना दिया और उसमें लिख दिया कि अगर आपका इंटेंशन ट्रेड करने का है, इधर से माल खरीद के लाएंगे और उधर बेचेंगे इंटेंशन है, तो फिर वॉल्यूम इमटेरियल है। आप 1 यूनिट बेचे या 50-100 यूनिट बेचे, आप एक ट्रांजैक्शन करें या 10,000 ट्रांजैक्शन करें, आप 1-2 दिन करें या लंबे समय के लिए करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑलवेज द इंटेंशन विच मैटर्स। तो इंटेंशन अगर ट्रेड का है तो उसको अपन बिजनेस मानेंगे। वॉल्यूम कम ज्यादा चलेगा, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा चलेगी, कंटिन्यूटी छोटी है बड़ी है दोनों चलेगी, एंड रेगुलरिटी कंटिन्यूअस हो रहा है या गैप में होता है, दोनों भी कवर होगा। देन डी पॉइंट कहता है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स या कैपिटल एसेट्स भी कवर्ड है, मशीनरीज वगैरह, एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ commencement or closure of business। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बात मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, छुपा के रखी है। हालांकि क्लॉज ए जो अपन ने पढ़े अभी 7(1)(a), उसमें मेरे दिमाग में वो पॉइंट आ चुका था, लेकिन मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो क्या मैं आपको बताता हूं। यहां देखो कैपिटल एसेट बोला है, अब ऊपर में क्लॉज में क्या लिखा था, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो मैंने अगर एक एसेट खरीदा और उसको बेच दिया,
अब वो एसेट में डील करना मेरा बिजनेस नहीं है, बस लाया था टू बी यूज एज कैपिटल एसेट, नहीं हुआ उसको बेच दिया आगे, क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? तो ये सवाल मैंने इसलिए छुपा के रखा था क्योंकि उसका आंसर अभी मैं नहीं दूंगा उसका एक क्लॉज है जो नीचे आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तब मैं दूंगा उसका आंसर। लेकिन अभी दिमाग में डाल लो कि व्हाट विल हैपन टू कैपिटल एसेट्स बॉट एंड सोल्ड। ये क्वेश्चन दिमाग में डाल के रख दो, आंसर अपने वक्त पे आपको मिल जाएगा। तो यहां पर दो बातें उन्होंने लिखी है, ये रिलेवेंट है इसलिए मैं समझा देता हूं। क्या है? इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट। तो इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट जो बोला है ना, तो ये क्या है कि अपन एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो फैक्ट्री को कमेंस करने के लिए अपने को प्लांट एंड मशीनरीज लगेंगे ना। अब ये प्लांट एंड मशीनरी जो खरीद के लाएंगे, तो सवाल ये आएगा कि अभी तक हमारा बिजनेस तो शुरू नहीं हुआ और ये प्लांट एंड मशीनरी को हम आगे चल के बेचने के लिए नहीं लाए, इसको यूज करने के लिए लाए। तो क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है आपको? हिंट लग रहा है? सेनवैट क्रेडिट देखो, याद करो, कैपिटल गुड्स, उसका सेनवैट क्रेडिट मिलता था ना, कैपिटल गुड्स का सेनवैट मिलता है 50-50, कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड। तो वही पॉइंट यहां पे आएगा कि यहां उसको आईटीसी बोलते हैं, इन क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहां सेनवैट क्रेडिट बोलते थे, जीएसटी में उसका नाम है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये प्लांट एंड मशीनरी जो हम खरीद के लाएंगे उसमें वैट लग के आएगा, जीएसटी लग के आएगा, तो वो जीएसटी का अपने को क्रेडिट मिलेगा क्या? तो आंसर है यस, यस इट विल बी अलाउड, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी जो हम यूज कर रहे हैं इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसलिए उस पे क्रेडिट यानी आईटीसी अपने को अलाउड है। तो इसलिए इसको डेफिनेशन में इंक्लूड किया है बिजनेस के, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि ये बिजनेस नहीं है आपका तो फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा ना, हेंस इट इज इंक्लूडेड। और क्लोजर जो है वो क्यों बोला है? क्योंकि क्लोजर यानी हमने फैक्ट्री बंद कर दी, एक दिन फैक्ट्री बंद कर दी तो सारे एसेट्स को, प्लांट एंड मशीनरी को अपन ने बेच डाला, सोल्ड ऑफ। तो फिर सवाल आएगा कि ये प्लांट एंड मशीनरी बिक रही है तो इस पे जीएसटी लगाई क्या, इसको सप्लाई बोले क्या? तो आंसर वहां पर भी है यस, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल दो, उसका एक कंडीशन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यही सवाल है जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। यस तो लिख दो, बात विद द क्वेश्चन मार्क। देन आगे बढ़ेंगे अभी। प्रोविजन बाय अ क्लब, association, society or any such body for a subscription or any other consideration of facilities or benefits to its members as the case may be। इसमें सब क्लब्स आ जाते हैं, हर एक सिटी में क्लब्स होते हैं। अच्छा आजकल बच्चों को तो क्लब बोलो तो नाइट क्लब ही याद आता है, अरे वो नहीं, नॉर्मल क्लब होते हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, जैसे अपने नागपुर में एक सीपी क्लब करके, सेंट्रल प्रोविंस क्लब है, एक गोंडवाना क्लब है, बहुत सारे क्लब्स नहीं होते, उसमें फैसिलिटीज होती है, स्पोर्ट्स एंड ऑल अदर फैसिलिटीज आते हैं। ऑफकोर्स दारू वारू भी मिलता है, वो अलग बात है। तो कुछ लोग ऐसे ही बैठते हैं शाम को जाके क्लब में, कुछ लोग गेम वेम खेलने के लिए आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये लोग क्या करते हैं कि एनुअल मेंबरशिप एक लेते हैं, मेंबरशिप के लिए फीस ले लेते हैं, एक तो ज्वाइनिंग फीस ले लेते हैं, फिर एनुअल मेंबरशिप फीस लेते हैं, और फिर जब आप जाओगे तो फ्री में आप खेल कूद सकते हो, खाना वाना पैसे दे के खाना है, बाकी नॉर्मली स्विमिंग वगैरह फ्री में रहता है, बट दे ऑलरेडी टेक दी एनुअल मेंबरशिप ना, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग सकता है क्योंकि उसको बिजनेस में इंक्लूड कर लिया है। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्लब्स, एसोसिएशंस, सोसाइटीज और एनी सच बॉडी जहां मेंबरशिप होती है और मेंबरशिप के बदले आपको कुछ सर्विसेज दी जाती है, उसको बिजनेस मानेंगे। हालांकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज बोलते हैं कि भैया हम तो सब मिलके पैसा कलेक्ट किया और आपस में अपन सर्विसेज देंगे, इसके लिए है। क्योंकि बिजनेस में क्या है कि 1% टू अनदर होना चाहिए ना, बिजनेस आप अपने साथ कर सकते क्या? नहीं, 1% टू अनदर होता है बिजनेस। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हम म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज है,
हम 10 लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाया, पैसा इकट्ठा किया, सर्विसेज बना दी और हम सब उसको यूज करेंगे, एज इफ के मैंने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया और मैं यूज करूंगा। तो हमने कलेक्टिवली एक स्विमिंग पूल बना दिया और हम सब यूज करेंगे, तो बिजनेस कहां हुआ? तो गवर्नमेंट ने बोला भैया वो तुम जो भी करो लेकिन क्लब बनाना, तो उसको बिजनेस मानेंगे। सो इफ अ क्लब इज फॉर्म्ड और एन एसोसिएशन और अ सोसाइटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, इट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस। तो यहां भी सर्विस टैक्स और इसमें डिपार्चर है। फिर आगे चलते, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन of person to any premises, admission for consideration to any premises, कोई भी एक ऐसी जगह जहां एंटर होने के लिए पैसा देना पड़े तो उसको भी बिजनेस मानेंगे। पार्किंग जोन्स, पार्किंग जोन में गाड़ी रखना है तो पैसे देके जाना पड़ता है, तो उसको अपन बिजनेस मानेंगे। देन फिर इसमें बहुत सारे आते हैं, सिर्फ पार्किंग नहीं आता, इसमें एक ऑफिस कॉन्सेप्ट भी है, कॉमन ऑफिस कॉन्सेप्ट एक होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपना जगह रेंट पे लेके खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बजाय, इसका नाम मैं भूल रहा हूं, एक तो ग्लोबल चेन भी है इसमें। तो वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग सिटीज में बड़े बड़े एरिया को लेकर के 10,000 20,000 स्क्वायर फीट लेकर के चेम्बर्स बना देते छोटे छोटे, एंड देन दे मेक मेंबर्स। जैसे मैं मेंबर बन जाऊंगा उस ऑर्गेनाइजेशन का और एक चेम्बर का पैसा मैं भर दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहूं तो मेरे सिटी में वहां जाके एक चेम्बर में यूज करूं, और अगर मैं सपोज के दूसरे सिटी में गया, आई एम अ मोबाइल पर्सन, आई कैन ट्रैवल एनीवेयर एंड डू माई बिजनेस, तो मैं दूसरे सिटी में जाऊंगा तो वहां पर भी जाकर के मैं उनके ऑफिस में एक चेम्बर को यूज कर सकता हूं। फिर मैं तीसरे सिटी में गया तो वहां भी यूज कर लूंगा, चौथे में गया तो वहां भी यूज करूंगा। नाम याद आ गया मुझे, रीगस, कभी चेक करना ऑनलाइन, REGUS, एक कंपनी है। तो वो क्या करते हैं कि उनके प्रीमाइसेस को यूज करने के लिए आपसे पैसा लेती है कि आपको हम चेम्बर दे देंगे तो इतना पैसा पर मंथ दे दो, एंड यू विल हैव दिस द चेम्बर ओनली, एंड नॉट ओनली द चेम्बर बट ऑल द अदर सर्विसेज। तो उसमें कॉफी शॉप रहेगा, फिर रिसेप्शनिस्ट्स, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन फोन्स उठाएंगे और फिर आपको ट्रांसफर करेंगे, सो दैट इवन इफ यू आर नॉट इन ऑफिस द रिसेप्शनिस्ट विल बी देयर, कॉमन रिसेप्शनिस्ट्स। Then services supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation. डायरेक्टर्स वगैरह इसमें आ जाएंगे सब। ऑफिस आप एक्सेप्ट करते हो, लाइक ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, ऑफिस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो जो ऑफिसेज होते हैं वो उसमें कवर हो गए। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, इसका मतलब मेरे को नहीं मालूम, आप चेक करना नेट पे, और अ लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच क्लब। बुक मेकर समझ में आता है जो बेट्स एक्सेप्ट करता है, टोटलाइजेटर क्या है साला मेरे को नहीं मालूम, यू गो एंड चेक ऑन द नेट। कुछ कुछ चीजें मेरे को नहीं आती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। एंड लास्ट पॉइंट है, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी in which they are engaged as public authorities. तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करते हैं, सिंपल है, एयरपोर्ट बना के लोगों को सर्विस देना एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो वो भी उसमें आएंगे। सो दैट वाज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। 3-4 बार अच्छे से उसको पढ़ना तो क्लैरिटी आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अपन गुड्स का, इसको भी रटने का नहीं है, 1-2 बार पढ़ लिए काफी है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरलाइन कर दो मूवेबल। तो बिल्डिंग को या लैंड को हम गुड्स नहीं कहेंगे। दिस इज सिमिलर टू दैट एक्साइज डेफिनेशन ऑफ गुड्स, मूवेबल। अदर देन मनी, ऑब्वियसली मनी इटसेल्फ गुड्स में नहीं आता, हालांकि मूवेबल होता है, कैश। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी आउट है।
खास करके सिक्योरिटी को अंडरलाइन करो और इसमें दिमाग में फिट कर लो, सिक्योरिटीज जीएसटी के बाहर है। शेयर्स का जो ट्रेडिंग है ना उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, सिक्योरिटीज आर आउट ऑफ जीएसटी, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। अब एक्शनेबल क्लेम को यहां इंक्लूड किया है, लेकिन आगे चल के हम एक्सेप्शन देखेंगे, नेगेटिव लिस्ट जिसको कहते हैं। तो नेगेटिव लिस्ट में फिर ऐसा बोला है कि ऑल एक्शनेबल क्लेम्स कम अंडर नेगेटिव लिस्ट अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो इसको अंडरलाइन करो, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिख दो टैक्सेबल। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में तो लिखा है, लेकिन उसके अंदर एक्शनेबल क्लेम में तो बहुत सारी चीज आती है, उसमें से टैक्सेबल क्या है? सिर्फ लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम वैसे क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स यू राइट टू डिमांड मनी इज एक्शनेबल क्लेम। क्लेम जिस पे आप एक्शन ले सकते हो। तो उसमें लॉटरी टिकट होती है, अगर हम नंबर आ गया तो वी हैव द राइट टू डिमांड मनी, है ना। सिमिलरली बेटिंग, हमारा नंबर लग गया, तुक्का लग गया तो हमको पैसे मिलेंगे। एंड गैम्बलिंग, कैसीनोज वगैरह में। तो सिर्फ 3 है, यानी क्वेश्चन आ सकता है विच एक्शनेबल क्लेम्स आर चार्जेबल टू जीएसटी, तो उसमें लिखेंगे 3, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। ओके, या उल्टा क्वेश्चन आएगा विच एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, तो लिखेंगे ऑल एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन दीज 3 आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। तो उल्टा सीधा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। ओके, फिर आगे चलते। ग्रोइंग क्रॉप्स डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, गुड्स के अंदर में आता है, तो इस पे जीएसटी लग सकता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसल जो उग रही है, लहलहा रही है। और शाहरुख खान गाना गा रहा है उसके अंदर, कौन सा गाना था? सरसों के बाग में गाता है ना वो, जाने दो, मैं तो भूल गया, तो डीडीएलजे मूवी था कुछ। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास यानी घास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, एंड थिंग्स भी आ गया इसमें, अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। इंटरेस्टिंग बात अब चालू होती है, विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड, सेवर्ड यानी कनेक्शन को ब्रेक करेंगे, बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। क्या समझ में आया? साला क्या क्या घास फूस दे रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर। अरे देखो, सिंपल चीज है, गुड्स है तो बिजनेस है, सेल ऑफ गुड्स। तो सवाल ये आया कि जैसे मैंने कहा बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों इमूवेबल है, या मूवेबल लिखा है ना, लैंड एंड बिल्डिंग आर इमूवेबल, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। व्हाट अबाउट ट्रीज, पेड़, आम के पेड़ लगे हुए हैं, जमीन से अटैच्ड है ना, जब तक के एक पेड़ यानी ट्री जमीन से उगा हुआ है तो वो मूवेबल कहलाएगा कि इमूवेबल? क्या कहलाएगा? इमूवेबल। जो पेड़ जमीन से लगा हुआ है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर घुसी हुई है, उस पेड़ को अपन इमूवेबल कहेंगे। हाँ, उससे आम निकाल के आम बेचोगे तो वो मूवेबल है, मैंगोज आर मूवेबल, ऑरेंजेस आर मूवेबल, बट द ट्री इटसेल्फ इज इमूवेबल। ओके, वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे फसल उग जाती है, ठीक है, व्हीट क्रॉप इज ग्रोइंग, उसको हमने कट कर लिया, व्हीट निकाला और व्हीट को बेचेंगे, तो वो तो सेल ऑफ गुड्स में आ जाएगा। व्हीट इज गुड्स, करेक्ट, व्हीट इज गुड्स। अब सवाल आया कि व्हीट अगर गुड्स है और उस पे फार्मर को तो एग्जेम्पशन रहता है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं, एक बार ये माल मंडी में पहुंच गया, वहां से जब बिकता है तो वो तो रीसेल में आ गया ना, तो उस पर जीएसटी लग सकता है। अब गवर्नमेंट लगाएगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन लग सकता है। नाउ द पॉइंट इज कि इसको अगर अवॉइड करना है तो ये डीलर जो है
मंडी वाला, वो आके फार्मर को बोलेगा कि एक काम कर, रुक जा, काट मत, डोंट 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 डोंट, तुम काट के मुझे दोगे तो वो व्हीट मेरे को मिलेगा बोरे में, वो गुड्स में आ जाएगा, बिकॉज दैट इज मूवेबल। तो फार्मर को जाके बोलेगा भैया तू मत काट, ये फसल जो अभी उगी हुई है ये मेरे को बेच दे, जमीन नहीं फसल, जो फसल है एस्टिमेट लगा लिया कि इसमें 25 बोरे निकलेंगे, तो मैं तुमको 50,000 रुपये दे दूंगा 25 बोरे के हिसाब से, फिर मैं अपने लेबर लगाऊंगा, उसको कटवाऊंगा और फिर मार्केट में बेचूंगा। तो तुमने जब मुझे बेचा तब ये फसल तो ग्रोइंग है, तो वो ट्रांजैक्शन पे वैट नहीं लगेगा, यानी जीएसटी उसको गुड्स में नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो फसल उगी हुई है, जो उगी हुई है वो इमूवेबल है, सीधी बात है ना, जो उगी हुई है वो इमूवेबल में आएंगी ना। तो सवाल इधर पैदा हुआ कि फिर इस पे क्या करें, ये तो अवॉइडेंस हो जाएंगे इधर। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ग्रोइंग क्रॉप्स को भी गुड्स माना जाएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स को भी गुड्स माना जाएगा। कब? अगर दो चीज है उसके अंदर, देयर इज एग्रीमेंट, देयर इज एग्रीमेंट, किस चीज का एग्रीमेंट? सेवेरेंस का, सेवेरेंस यानी कटाई। तो एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं काट के ले जाऊंगा, यानी मैं फसल खरीद रहा हूं, किसके लिए? काटने के लिए। एग्रीमेंट टू बी सेवर्ड ईदर बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, यानी काट के फिर आप मेरे को दो, या कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे कि आप मेरे को दे दो फिर मैं काट के ले जाऊंगा, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं काट के ले जाऊंगा। तो फिर दोनों ही केस में अगर ये एग्रीमेंट है, सेवेरेंस का एग्रीमेंट है कि आप काट के दो या मैं काट के ले जाऊंगा, तो ये क्रॉप्स को भी हम गुड्स मानेंगे। स्टैंडिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास या कोई भी चीज को गुड्स माना जाएगा अगर उसमें कंडीशन ऑफ सेवेरेंस है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इसको सेवर, सेवर यानी कि उसका दोनों का जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करना, सेवेरेंस। तो अगर सेवेरेंस इन्वॉल्व है तो उसको गुड्स माना जाएगा। बहुत डिटेल में, अभी तो हमने शुरू किया है। चलो फिर आगे चलते हैं, सर्विसेज का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दिया है। ये क्या होता है? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर यानी कैसे बताऊं, अभी मेरे को अच्छा एग्जाम्पल दिमाग में फिट नहीं हो रहा, लेकिन आएगा, चलने दो, अभी 1-2 मिनट में आ जाएगा। अगर कोई चीज है कोई भी, और उसके अंदर, अभी देखो क्या बताऊं मैं यार तुमको, अच्छा चलो एक एग्जाम्पल फिट हुआ, चलो थोड़ी सर्दी हो रही है मुझे, तो एग्जाम्पल भी आइसक्रीम का ही फिट हुआ है। आइसक्रीम पार्लर में गया मैं, आइसक्रीम शॉप, ठीक है, आई गो दे, मैंने मुझे आइसक्रीम दे दो। अब मैं बेचारा देखो गांव का आदमी, वहां पे एक वेनिला होता है और एक चॉकलेट होता है, 2 आइसक्रीम होते हैं। अब मैं चले गया सिटी में, बड़े सिटी में चले गया, वहां आइसक्रीम पार्लर में गया, वहां जाके देखता हूँ कि यहाँ तो साले 50 वैरायटी का आइसक्रीम रखे हुए हैं। अब मेरे को तो समझता नहीं कुछ, मेरे को तो 2 ही याद है, वेनिला एंड चॉकलेट। तो मैंने आइसक्रीम वाले को बोला कि देखो चॉकलेट दे दो। उसने कहा हमारे पास चॉकलेट नहीं है। फिर मैंने बोला वेनिला दे दो। उसने बोला नहीं इतने सारे, आप बताओ कौन सा ले। मैंने बोला यार देख इतना मत दिमाग खराब कर, मेरे को 2 ही नाम मालूम थे, या तो चॉकलेट या वेनिला। अगर चॉकलेट नहीं है तो जो भी है वेनिला ही है, दे दे कोई भी। तो यार कहाँ से आदमी आ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो चॉकलेट नहीं है यानी कि वेनिला ही है।
अब ऐसा बोलने से क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. नाउ यू मे नॉट अंडरस्टैंड द एग्जांपल बट द पॉइंट इज कि अगर वो मेरे को कहता कि नहीं हमारे पास वेनिला भी नहीं है, हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, गूसबेरी है, फलाना बेरी है, धिंकाना बेरी है, सब है, लेकिन वेनिला नहीं है और चॉकलेट भी नहीं है, तो साला मैं वापस घर आ जाता है ना बिना आइसक्रीम खाए हुए. तो मेरा कितना लॉस हो जाता है. आइसक्रीम खाने गया था, आइसक्रीम ना खा के आया. तो मैंने बोला अगर चॉकलेट नहीं है तो जो भी है वो वेनिला ही है, दे दे मेरे को कोई भी. तो वो कोई भी एक निकाल के मेरे को दे देगा, कम से कम चॉकलेट सॉरी आइसक्रीम तो खाने मिलेगा. अब इसी को मैं गवर्नमेंट हूं, मान लो आई एम गवर्नमेंट नाउ. गवर्नमेंट ने बोला कि हमने गुड्स और सर्विस टैक्स बना दिया. तो किसी ने पूछा, एक चंपू आया गवर्नमेंट को पूछा किस पे लगाया, तो गवर्नमेंट ने बोला गुड्स पे लगाया, सर्विस पे लगाया, दो चीज पे हमने टैक्स लगाया. वो चंपू बोलेगा कि अगर कोई चीज ऐसी है जो गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है तो फिर आए ना सवाल. अगर कोई चीज ऐसी हो जो गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट फंस जाएगा ना. गवर्नमेंट बोलेंगे साला फिर हम टैक्स कैसे लगाएंगे, अगर ये गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है तो टैक्स कैसे लगाएंगे. तो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन देखो कैसे बनाई. गवर्नमेंट ने बोला ये गुड्स है, अगर ये गुड्स है तो गुड्स है, और ये सर्विस है तो सर्विस है, और अगर ये गुड्स भी नहीं है और टेक्निकली ये सर्विस भी नहीं है तो फिर क्या करे. तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं हमको ऐसा नहीं चलेगा. गवर्नमेंट ने बोला देखो ये गुड्स है तो गुड्स है और बाकी सब सर्विस है, लगाओ टैक्स. तो इसलिए डेफिनेशन देखो कैसे लिखा. सर्विस मीन्स एनीथिंग एनीथिंग अदर देन गुड्स. हर चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, यानी कि टैक्स तो लगना ही है. आइसक्रीम तो खा के ही जाना है मैंने. और मनी एंड सिक्योरिटी. मनी तो ऑफ कोर्स पैसे के ऊपर कोई टैक्स थोड़ी होता है, पैसे तो लेन देन के काम में आते हैं. और सिक्योरिटीज को बाहर रखा है जीएसटी के. सिक्योरिटीज आउट बिकॉज उस पर उधर वो लगा देते ना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी लगता है उसके ऊपर अलग से एक टैक्स. तो इसके लिए यहां से उसको बाहर रखा है. बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी. अब मनी को बाहर रखा है, देखो मनी को बाहर कर दिया. पैसे को बाहर करने का मतलब क्या है, मेरे पास पर्स नहीं है अभी कि भाई मैंने आपको 500 रुपए दिए और आपसे 2000 रुपए लिए या जो भी है मनी ट्रांजैक्शन मनी जो है उसको हमने बाहर रखा है. उस पर हम सर्विस टैक्स या जीएसटी जो भी है वो नहीं लगाएंगे. सर्विस टैक्स वर्ड निकल जाता है दिमाग से, आप समझ लेना, जीएसटी नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर पैसे का लेन देन कोई सर्विस है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करना, रुपी को यूरो में कन्वर्ट करना, उस पे सर्विस टैक्स लगेगा, उस पे सर्विस टैक्स लगेगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मनी इज एक्सक्लूडेड बट एनी सर्विस इन रिलेशन टू मनी इज चार्जेबल, ये कॉन्सेप्ट वही है जो पुराने सर्विस टैक्स में था, जो आपने पढ़ा है. तो इसलिए मैं ज्यादा अंदर में नहीं जाऊंगा. तो उसमें यूज ऑफ मनी एंड कन्वर्जन इनटू फ्रॉम वन फॉर्म और करेंसी टू अनदर इज चार्जेबल टू टैक्स. ये बेसिकली वहां लिख दो आप, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन इज चार्जेबल टू टैक्स. एंड यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी यानी जैसे लोन वगैरह देना, तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो आता है, लेकिन सर्विस टैक्स में इंटरेस्ट को एग्जाम करके रखा था. अब जीएसटी में अपन देखते क्या करते हैं लोग, शायद इसमें भी कुछ समय तक एग्जाम करके रखेंगे. फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड. तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर अपना कमीशन चार्ज करता है, तो इसलिए उसको अपन टैक्स करेंगे. फिर उसके बाद कंसिडरेशन का डेफिनेशन है, तो वो देखते हैं. ये तीनों डेफिनेशन बहुत काम के, गुड्स, सर्विस, कंसिडरेशन और बिजनेस इटसेल्फ. तो चलो कंसिडरेशन शुरू करते हैं. कंसिडरेशन में क्या लिखा है देखो, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विस और बोथ इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड. पेमेंट मेड और टू बी मेड.
पैसा जो दिया जा चुका है या पैसा जो देने का एग्रीमेंट हुआ है, अभी दिया नहीं है बट देयर इज एग्रीमेंट टू पे, टू बी मेड यानी फ्यूचर, मेड यानी प्रेजेंट। कैश सेल, क्रेडिट सेल भी आप कह सकते हैं। मेड यानी कैश सेल, दुकान में गए पैसा दिया, गुड्स उठा लिया। टू बी मेड यानी क्रेडिट सेल। ये तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सब जानते हैं। वेदर इन मनी और अदरवाइज, और अदरवाइज भी लिखा है, बार्टर वगैरह भी है ना। मेरे को तुम मोबाइल दे दो, मैं तुमको जूते बाद में दूंगा। कंसिडरेशन तो वो भी है, मोबाइल के बदले जूते बाटा के, या चप्पल क्या तो भी थी ना। हाँ, दूसरी तरफ लिखा है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये सर्विस टैक्स में भी है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि मैं कुछ नहीं करूंगा इसका आप मेरे को पैसा देंगे। वो भी बिजनेस में आता है। फॉरबियरेंस है फॉर नॉट डूइंग समथिंग, मैं आप पे केस नहीं करूंगा, आप मेरे को पैसा दे दो। मैं आपके कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करूंगा, आप मेरे को पैसा दे दो। नॉन कॉम्पीट फीस वगैरह उसको कहते, तो वो भी आता है। तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। और याद रखो उस पर भी टैक्स लगता है। इन रिस्पेक्ट टू, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं और फिर ये उसका कॉमन पॉइंट है। तो इसलिए पहले अपन दो अलग अलग चीजों को फिर से एक बार देख लें। पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, बार्टर वगैरह में, अदरवाइज यानी इन गुड्स। या फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट यानी मैं कुछ करूंगा आपके लिए, और फॉरबियरेंस यानी मैं कुछ नहीं करूंगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अब यहां रुक जाऊं। तो देखो तीन जो चीजें हैं, क्या क्यों लिखी है मैं आपको समझाता हूं। ये ऊपर के दो चीज है, तो ये क्या है, सप्लाई, सप्लाई से इनका कनेक्शन है और कनेक्शन इसके थ्रू है। तो दीज थ्री वर्ड्स कनेक्ट दीज टू टू सप्लाई। अब देखो इसको लिंक कैसे करना है। पेमेंट मेड, आप दुकान में गए, पेमेंट किया, किस लिए किया, कुछ को खरीदने के लिए, सिंपल। तो कौन सी दुकान में गए आप, कोई भी एक अपने किराने की दुकान में गए, क्यों, भाई थम्स अप खरीदना था, प्यास लग रही थी पीने के लिए, थम्स अप खरीदना। तो मनी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ थम्स अप, सिंपल। दूसरा है इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी मैंने पैसे दिया गुड्स खरीदने के लिए, तो इन रिस्पेक्ट टू वर्ड आएगा। मनी गिवन इन रिस्पेक्ट टू गुड्स या इन रिस्पेक्ट टू सर्विस। नंबर टू है इन रिस्पॉन्स टू, सब इंग्लिश है, अलग अलग लिखा हुआ है, क्यों, ताकि आप अवॉइड ना कर सके। तो इन रिस्पॉन्स टू का मतलब है कि मैंने आपको गुड्स दिया और उसके रिस्पॉन्स में आपने मेरे को पैसे दिए। ये भी तो हो सकता है, मैंने गुड्स भेज दिया आपके घर, एक वो होता है ना अकाउंट्स पे पढ़ते थे अपन, क्या बोलते थे, गुड्स ऑन सेल बेसिस। मैंने गुड्स भेज दिया तुम्हारे घर, अच्छा लगे तो रख लेना, मेरे को पैसे दे देना। तो वहां इन रिस्पॉन्स टू आएगा। गुड्स दे दिया, फिर उसके बाद आप मेरे को पैसे दे रहे, इन रिस्पॉन्स टू माई गिविंग द गुड्स। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, तो देखो ये लेक्चर में फ्री में ले रहा हूं। अब मैं कहूंगा आपसे कि देखो देखो लेक्चर तो मैंने आपको फ्री में दे दिया, लेकिन देखो आप लोग जानते हैं कि अल्टीमेटली तो ये मेरा प्रोफेशन है। अब मैं ये लेक्चर्स इतने सारे रिकॉर्ड करूंगा, आप लोगों को दूंगा, फ्री में दूंगा, मेरे को कितना कॉस्ट लगता है। तो एक नीचे में आपको नंबर में डाल दूंगा स्क्रीन पे, और फिर कहूंगा कि देखो अगर आपको फायदा हुआ है इस चीज का और आपको लगता है कि इसका वैल्यू है, तो एक नंबर है बैंक अकाउंट का। इस बैंक अकाउंट में आप जो भी पैसा अपनी मर्जी से डालना चाहे, वैसे तो इसका वैल्यू 10,000 रुपये है, तो उसके हिसाब से आप बराबर डालें, लेकिन ऐसे नहीं कि 1-2 रुपये कोई डाल रहा है, उसे ना डाले तो अच्छा है, लेकिन आप फिर उससे ज़्यादा भी जो भी है आपकी मर्जी से आप दे सकते हैं, वरना देखो मैं तो फ्री में दे रहा हूँ।
ये सब बाबा लोग जो करते हैं, वो कहते मैं तो फ्री में योगा पढ़ा रहा हूँ, फिर बाजू में एक दान बॉक्स रहता है, डोनेशन बॉक्स। अरे तो साला डोनेशन बॉक्स क्यों है अगर फ्री में योगा सिखा रहे तो बड़ा सा डोनेशन बॉक्स रहेगा। तो वो इसमें आता है इन रिस्पॉन्स टू, कि मैंने तो आपको फ्री में दे दिया लेकिन आपको फायदा हुआ, फिर आपने मेरे को पैसे दे दिए, तो वो भी चार्जेबल है, उसको भी कंसिडरेशन मानेंगे। समझ में आ रहा है? दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन। मैंने तो मांगा नहीं था लेकिन आपने इन रिस्पॉन्स टू दे दिया है, इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन चार्जेबल टू टैक्स। आ रहा है समझ? बहुत वास्ट डेफिनेशन बना है, बहुत सोच समझ के बना है, हर एक वर्ड काम का है, एग्जाम में आ जाएगा। योगा गुरु ने तो योगा सिखा दिया, और उनको क्या बोलते, बंदे नहीं बोलते, क्या बोलते, भक्तों ने अपनी इच्छा से पैसे दे दिए, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? विल इट बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन? लिखेंगे यस, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ। अब ये वर्ड देखो क्या डाला, इंड्यूसमेंट। तो यहां आप वैसे लिखते चलो नहीं तो भूल जाओगे। इन रिस्पेक्ट टू यानी कि नॉर्मल जो अपन दुकान में जाके देते हैं, मनी गिवन गुड्स टेकन, दिस इज नॉर्मल थिंग विद रिस्पेक्ट टू। इन रिस्पॉन्स टू यानी आफ्टरवर्ड्स, या उसको वॉलेंट्री भी लिख सकते हैं, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री कंसिडरेशन गिवन, वो भी आएंगे वॉलेंट्री। इंड्यूसमेंट में क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज इंड्यूसमेंट? नहीं, नहीं, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। ये वर्ड्स इंड्यूसमेंट रट रट के चले गए ना, एग्जाम में पास नहीं होने वाले, बता देता हूं, सबका एग्जाम्पल आएंगे वहां। अरे सिंपल है यार, देखो सर्विस भी है ना। अभी परसों की बात है, मैं गया था दीपिका के घर, उसको मैंने बोला कि देख आप, अब हाँ तो मैं तो उससे तू से बात करता हूँ, मेरी फ्रेंड है वो, कि तू मेरे लिए एडवर्टीजमेंट कर फारूका क्लासेस के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बन जा। तो उससे पहले तो ना बोला, मेरे को लगा शायद ये दोस्ती में फ्री में फारूक काम कराना चाहता है इसलिए नहीं कह रही है। तो मैंने बोला देख ऐसा नहीं है, आई विल गिव यू योर प्रोफेशनल फीस, तू ब्रांड एम्बेसडर बन जा। फिर वो कह रही थी हाँ मैं सोचूंगी ये वो, तो मैंने क्या किया, सूटकेस रख के आ गया उसके घर, 10 करोड़ ये देख लेना, अगर तेरी इच्छा होगी तो फिर मेरे को बताना बाद में। तो ये 10 करोड़ क्यों रख के आया? टू इंड्यूस हर टू गिव सर्विस। जैसे तो मान नहीं रही थी, तो मैंने कहा रख तो सही, तू 10 करोड़ रख ले, फिर सोचना। अब पैसे जब आ जाते हैं तो फिर कोई भी इंसान सोचता है कि चलो सर्विस दे ही दे। सो नाउ शी हैज एग्रीड टू एक्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर, मीन्स शी विल सप्लाई सर्विस, और ये सर्विस जो मेरे को सप्लाई कर रही है तो उसके इंड्यूसमेंट के लिए मैंने उसको पैसे दे दिए थे। तो मनी जो मैंने दिए वो एज अ कंसिडरेशन नहीं था, उस वक्त तो हमारा कोई एग्रीमेंट भी नहीं था कि वो मेरे लिए काम करेंगी, देयर वाज नो एग्रीमेंट, बट आई केप्ट मनी एट हर प्लेस टू इंड्यूस हर टू सप्लाई सर्विस। ऐसे मूवीज में बहुत बार दिखाते हैं ना, वो पैसे छोड़ के किसी को ब्लैंक चेक दे देना, उसको ब्लैंक चेक दे दो, यानी उसको कैसे तो भी करके माया में फंसाऊं, फिर वो पैसे जब आ जाते तो इंसान कहता है पैसे तो वापस कर नहीं सकता, अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए काम ही कर देता हूं। ऐसा कुछ बच्चे भी करते। एक बार मेरे पास आए थे 4 बजे, मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाता, तो उन्होंने रख दिए 50 लाख रुपए मेरे सामने। मैंने कहा यार 50 लाख कोई वैल्यू है, ले गया नहीं पढ़ा। फिर 5 करोड़ ला के रख दिए। अब रख दिए, फिर मैंने भी सोचा यार अभी साला पैसे कैसे वापस करे, लक्ष्मी को वापस करना भी अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कल से आ जाना क्लास में। फिर पढ़ा दिया उनको। तो वो इंड्यूसमेंट ऑफ, समझ में आ रहा है? इसको आप क्या लिखेंगे? अब इसको समझ में तो आ गया, इसको लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे इसको? साला इंग्लिश में वर्ड क्या है इसका? मनी गिवन टू इंड्यूस समबडी टू गिव सर्विस, ये समझ में आ गया ना? एग्जाम में लिखना है मनी गिवन टू इंड्यूस समवन टू गिव सर्विस। अब इसका सिंगल वर्ड क्या लिखे?
ब्राइब लिख देते हैं, एज गुड एज ब्राइब। आपने मेरे को ब्राइब किया, पैसे ले लो, फिर आप देखना सर्विस देना है तो दे देना, तो फिर मैं दे ही दूंगा। अब पैसे वापस थोड़ी होते हैं। बट दिस इज नॉट दैट ऑफिशियल ब्राइब, वो मिनिस्टर को पैसा खिला रहे, वो नहीं है यहाँ। ओके चलो फिर आगे चलते। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, तो समझ में आया, ये तीनों पॉइंट एक साथ समझ में आए भी। पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड whether in money or otherwise in respect of supply of goods, in response to supply of goods or service or both, or for the inducement of supply of goods or service or both। तो तीन अलग अलग सेंटेंसेस है। पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट टू सप्लाई, इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई, इन इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई। है ना, मजेदार है, लेकिन एक एक वर्ड के अंदर में जाओगे तो फिर मजेदार है, वरना क्या है वो। अच्छा चलो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ वेदर बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, यानी पैसा जो आ रहा है वो हो सकता है कि रेसिपिएंट से आए, हो सकता है किसी और से भी आए। ये तो वही है, पुराने सर्विस टैक्स में भी था। कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम द सेम पर्सन और फ्रॉम एनी अदर पर्सन, वो तो नॉर्मल है। तुमने मेरे को पैसे दिए और तुम मेरी क्लास लगा रहे, तो भी अच्छा है, मैं तुमको सर्विस दूंगा और तुम मेरे को पैसा दोगे। और दूसरा क्या एग्जांपल है, तुम्हारे पापा ने मेरे को पैसे दिए कि हमारे बच्चे को पढ़ा दो, तो मैं तो सर्विस तुमको दूंगा, लेकिन पैसा कहां से आएगा, तुम्हारे पापा से, वो भी सर्विस। सो वो तो रहता ही है, वो तो नॉर्मल है। मनी कैन कम फ्रॉम द रेसिपिएंट और फ्रॉम एनी अदर पर्सन, गुड्स के लिए भी सर्विस के लिए भी। But shall not include any subsidy given by the central or state government। Very good। सब्सिडी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छी बात। सब्सिडी के ऊपर टैक्स नहीं है, जैसे केरोसिन में होता है, बहुत सारे गुड्स में गवर्नमेंट सब्सिडीज रहती है। तो उसमें होता क्या है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, यूरिया, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, तो मेरे को मार्केट में सस्ते में देना पड़ता है, क्योंकि फार्मर्स लोगों को जाता है ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। तो मेरे को अगर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट 5000 है, आई कैन चार्ज ओनली 3000 फ्रॉम दी फार्मर्स, बाकी 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरे को मिलता है। तो फिर सवाल यह आया कि जीएसटी कितने पे लगेगा, 5000 पे कि सिर्फ 3000 पे जो मैंने फार्मर से लिया, तो सिर्फ 3000 पे। जो 2000 मुझे गवर्नमेंट से एज अ सब्सिडी मिल रहा है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, सब्सिडीज आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। एंड आखिरी में दिया है, अ डिपॉजिट गिवन in respect to supply of goods or service of both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as a consideration for such supply। अरे ये बहुत काम की चीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में खास करके माइनिंग वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें एक डिपॉजिट लिया जाता है। तो जैसे WCL है, माइन वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वो अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, यू आर दी डीलर, तो ये डीलर से पहले डिपॉजिट ले लेते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वगैरह उसको कहते हैं, या सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं उसको। तो भैया तुम मेरे डीलर बनना चाहते हो, लाओ पहले मेरे को 50 लाख का डिपॉजिट दे दो। अरे अपने ही केस में ले लो ना, WCL का एग्जाम्पल किया, मेरे फारूका क्लासेस का मैंने आपको फ्रेंचाइजी दिया और मैंने कहा 3 लाख रुपए पहले डिपॉजिट लूंगा, रिफंडेबल डिपॉजिट। फ्रेंचाइजी फीस नहीं, फ्रेंचाइजी फीस तो मेरी हो जाती है, वो अलग। डिपॉजिट 2 लाख रुपए पहले मैं आपसे डिपॉजिट ले लूंगा और फिर कहूंगा आप बिजनेस करते हैं हम, और जिस दिन हमारा बिजनेस करने का इरादा बंद हो जाएगा तो आई विल रिफंड दिस 2 lakhs टू यू। ओके, तो सवाल यह आया कि डिपॉजिट को कंसिडरेशन मानेंगे क्या और उस पर लगाएंगे क्या जीएसटी? तो आंसर है नो। अ डिपॉजिट विच इज just a deposit, it is refundable in nature, is not a consideration। इसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, लेकिन
अगर एक एग्रीमेंट हमने बनाया, तो एग्रीमेंट क्या बनाया कि देखो आप मेरे को पहले 50 लाख दे दो, फिर जब गुड्स मैं आपको बेचूंगा तो ये 50 लाख में से 5-5 लाख करके एडजस्ट कर लेंगे, गुड्स की वैल्यू में एडजस्ट कर लेंगे, यानी फिर आप पैसा कम देते जाना। तो फिर ये जो पैसा मैं एडजस्ट कर रहा हूं बिल में, उसको कंसिडरेशन मानेंगे। ये अपने टेलीफोन कनेक्शंस में भी होता है, खास करके वो BSNL वगैरह। तो पहले आपसे डिपॉजिट ले लेते, जब आप सब्सक्राइबर उसके पास जाते हो, कहते हो मेरे को फोन का कनेक्शन चाहिए, वो कहते हैं 5,000 रुपये दे दो, तुमने 5,000 रुपये जमा कर दी डिपॉजिट। फिर वो जब बिल बनाते हैं, तो पहला बिल 1,000 रुपये का बना, तो उसमें क्या करेंगे, 5,000 डिपॉजिट में से 500 रुपये माइनस कर देंगे। तो फिर बिल में तुमको 500 रुपये देना है, लेकिन कंसिडरेशन कितना मानेंगे उस वक्त, 1,000 रुपये। तो डिपॉजिट में से 500 रुपये जब बिल में एडजस्ट किया गया तो उसको कंसिडरेशन मानेंगे। तो डिपॉजिट को अगर इफ एडजस्टेड in consideration for goods and service, then it will be called as consideration. आए समझ? फिर उसको हम कंसिडरेशन मान लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपना पहला पॉइंट है सिर्फ 7(1)(a), जिसमें क्या दिया था, एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई, एनी फॉर्म कोई भी, इंक्लूडिंग दैट सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस वगैरह, रेंटल। दो मेन पॉइंट थे उसके बाद, गिवन और टू बी गिवन, तो ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये क्लॉज देखा। तो क्लॉज बेसिकली कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जो बिजनेस के अंदर जो डीलिंग्स होते हैं वो सब आ गए, प्रोफेशंस भी आ गए, वोकेशंस भी आ गए, और तुम्हारे नॉर्मल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कवर हो गया। अब चलते पॉइंट नंबर बी पे। अब पॉइंट नंबर बी, सी और डी जो है ये हटके है। तो ये हटके क्या है वो अपन देखते हैं। अब ये सिंपल सिंपल है तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, फिर अपन इस लेक्चर में ब्रेक लेंगे। लेकिन देख लो, अभी बी कहता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन, लेकिन अंडरलाइन करो सर्विस। ये जो बी क्लॉज है ये गुड्स के लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, द बी पॉइंट इज नॉट फॉर गुड्स, इट इज ओनली फॉर सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस का इंपोर्ट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, पैसा है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नीचे दिया, अभी देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, तो फिर ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो, दोनों ही केस में इसको हम टैक्स लगा सकते हैं। जीएसटी कैन बी चार्ज, इसको सप्लाई मानेंगे। अब क्योंकि आप लोग नवंबर 17 वाले हो, तो आप लोगों ने इस बार जो ऐड हुआ था नवंबर 17 के लिए खास ऐड हुआ है, OIDR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस रिट्रीवल सर्विस, पढ़ा होगा। अरे अमेंडमेंट है, हालांकि वो भी मैं डालने वाला हूँ अभी कुछ दिनों में, अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 17, जो खास मेरे हर बार डालता हूँ, वो आएंगे, उसमें देखना आप। OIDR सर्विस है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस रिट्रीवल सर्विस। तो ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ पहले। इसमें क्या होता है कि फॉरेन में हम एक वेबसाइट बना लेंगे, एक फॉरेन में वेबसाइट खड़ी कर देंगे, और आजकल वेबसाइट से बहुत सारे सर्विसेज दिए जाते हैं, जिसको ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस सर्विस कहते हैं ना अपन। तो हमारा पूरा डेटाबेस यहाँ पर है फॉरेन में, सर्वर इंडिया के बाहर US में, और इंडिया में लोग इसको एक्सेस करेंगे।
तो कौन करेगा? जनरल पब्लिक, फॉर देयर पर्सनल यूज, नॉट फॉर एनी बिजनेस यूज, पर्सनल यूज के लिए लोग एक्सेस करेंगे। फॉर अ सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मूवीज सब देखते हैं, इंटरेस्ट होगा आपको मूवीज में, हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड ऑल अदर मूवीज, यस। तो बहुत सारे वेबसाइट्स आजकल फॉरेन में जिसके ऊपर ये सारे मूवीज रहते हैं, और आप कौन? एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक आम आदमी जिसका कोई बिजनेस से लेना देना नहीं है, वो लोग यहां पर पैसा देंगे 50 रुपए 100 रुपए पर मूवी, और वो मूवी डाउनलोड करके देखेंगे। बुक्स भी होते हैं, Amazon बुक्स देता है, उसका वो है ना किंडल, तो आपके पास अगर किंडल डिवाइस है तो आप बुक्स खरीद लो, 50 रुपए 100 रुपए डाउनलोड हो जाते किंडल डिवाइस में, और आप उसको पढ़ते रहो। मैं फॉरेन में जाके लेक्चर सेटअप कर दूंगा। देखो यहां में इंडिया में आपको देता हूं, साला सर्विस टैक्स लगता है। व्हाट आई डू, आई गो टू फॉरेन कंट्री, मैं जाता हूं कल यूएस, स्विट्जरलैंड चले जाता हूं ना, बेस्ट कहीं को यूएस जाने का। स्विट्जरलैंड जाऊंगा, वहां वेबसाइट खड़ी कर दूंगा, वहां पे मेरे सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, और आप सारे स्टूडेंट्स इंडिया में बैठे हैं, आपको बोलूंगा कि देखो वेबसाइट पे पैसे भर दो और ऑनलाइन आप मेरे लेक्चर देखो, पेन ड्राइव बंद, ऑनलाइन मेरे लेक्चर देख लो। तो मैं कहां बैठूंगा? स्विट्जरलैंड, और मैं आप लोगों को सर्विस दूंगा इंडिया में। तो मैं जो सर्विस दूंगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ना, सर्विस टैक्स खत्म, जीएसटी खत्म, बेस्ट। तो ऐसे तो सब लोग ही चले जाएंगे फिर बाहर, सब लोग वहां से जाके इंडिया में सर्विस देंगे। जितने भी इंटरनेट बेस्ड सर्विस देने वाले लोग हैं, ऑनलाइन सर्विस, वो सब के सब बाहर चले जाएंगे टू अवॉइड सर्विस टैक्स इन इंडिया। तो अभी पुराने लॉ के अंदर ही, सर्विस टैक्स के अंदर, उन्होंने एक चेंज लाया है, ऑनलाइन एक्सेस एंड डेटाबेस रिट्रीवल सर्विस को टैक्स किया है, इवन इफ इट इज गिवन टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी। पहले क्या था सर्विस टैक्स में, आप लोगों को याद है ना, कि अगर एक बिजनेसमैन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई सर्विस को इंपोर्ट करता है तो उसको टैक्सेबल मानते थे, और उसमें जो इंपोर्टर था उसको डीम्ड सर्विस प्रोवाइडर माना जाता था, और उसको टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन वो कब? ओनली इफ ही इज इंपोर्टिंग द सर्विस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा था पहले। फिर अभी उसको चेंज करके उन्होंने बोला कि नहीं, इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इट वुड स्टिल बी टैक्सेबल। तो वो वहां किया, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन एक्सेस डेटाबेस रिट्रीवल सर्विस के लिए किया। अब जीएसटी में उन्होंने बोला फॉर ऑल इंपोर्टेड सर्विसेज, नॉट जस्ट फॉर ऑनलाइन बट फॉर एनी सर्विस, कोई भी एनी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, कौन सी, कोई भी। हालांकि वे टैक्स लगाना किस पे और नहीं लगाना वो तो बात की बात है, लेकिन सप्लाई में तो सबको इंक्लूड कर लिया है। तो अगर एक सर्विस इंपोर्ट हो रही है फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया, फॉरेन से कोई सर्विस अगर इंडिया में आ रही है, लेकिन ये गुड्स में ये पॉइंट नहीं लगता है, दिस इज ओनली फॉर सर्विस। तो अगर फॉरेन से कोई सर्विस इंडिया में आ रही है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। बस इतना ही है कि कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए, ये आदमी पैसे दे रहा है, फ्री में दे रहा है, देख रहा है, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं आता। लाइक यूट्यूब इज फ्री, यूट्यूब भी फॉरेन वेबसाइट है, लेकिन यूट्यूब पे आप जो अभी मेरे लेक्चर देख रहे हो, आप कोई पैसा दे रहे क्या? नहीं, फ्री में देख रहे हैं, तो फिर वो आउट, नो। मगर अगर पैसा है, इफ यू आर गिविंग मनी, देन दिस विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर इसमें कौन भरेगा टैक्स, ये भरेगा कि ये भरेगा, कौन भरेगा, ये सब आगे की बात है, रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज, और वो सब अभी आपके कोर्स में नहीं है। पास हो जाऊं, अभी तो मैं यही दुआ करूंगा कि पास हो जाऊं नवंबर में, मगर खुदा ना खास्ता मई में आए तो फिर ये सब आपको पढ़ाऊंगा। कौन भरेगा, रिवर्स चार्ज कब लगता है, फॉरवर्ड कब लगेगा, तो उसमें देखेंगे हम वैल्यू क्या लेना। अभी हम सिर्फ सप्लाई देख रहे हैं, तो समझ में आए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हम सप्लाई मानेंगे इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए। चलो सी पॉइंट पे चलते हैं, इंटरेस्टिंग, मगर यहां अब लगेगा टाइम, मेरे ख्याल से भी काफी टाइम हो गया इस लेक्चर के अंदर, तो आप भी बोर हो गए होंगे बैठे बैठे। सो विल टेक अ ब्रेक इन
this part 2 and then we'll continue in part 3.